क्या मियां साहब का जब तक ये मामला क्लियर नहीं होते वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते? मियां साहब के लिए लीगली कोई ऐसी हर्डल नहीं है कि वो अपने पेपर्स जो है वो जमा ना करवाएं। जॉगिंग और क्या जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सारा कुछ जनाब इतना जरूरी है। ये हाई नीज है, लाइक दिस, इस तरह आप कर सकते हैं। इससे आपका हार्ट रेट भी हाई हो रहा है। अच्छा एवरीवन, ये अवेयरनेस है, ठीक है, एंड बहुत शुक्रिया फॉर ये अवेयरनेस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। सुबह का वक्त है और ज़बरदस्त किस्म की आज सुबह हो गई है मंगल। और सहरिश, आज ऐसा लग रहा था सड़कों पर जैसे कोई हलचल मची हो, हर तरफ आने जाने का और अफरा तफरी का आलम लग रहा होता है। मुदस्सर, जब ये वर्किंग डेज का स्टार्ट होता है ना, तो फिर लोगों के पेंडिंग काम वो सारे जो उन्होंने सोचे होते हैं कि हमने हफ्ते का आगाज़ होते ही करने हैं, और कुछ सुस्ती भी होती है वीकेंड के बाद, तो लोगों को ना घरों से निकलने में देर होती है, फिर सड़कों पर अफरा तफरी नजर आती है। वो एक तरह की है कि अब भाग रहे हैं लोग, और इस भागम दौड़ के दौर में हम ये देखते हैं कि जैसे बहुत सी चीज़ें हम शायद पसे पुश डाल देते हैं, बहुत सी चीज़ें, एहसासात, जज्बात वो शायद उस तरह से नहीं रहते। तो आज का दिन जो है वो इसी गहमा गहमी का वो दौर है जब इस पूरी दुनिया में एक चेंज आया है, और वो है कि आज टेलीविज़न का आलमी दिन है। टीवी एक ऐसी शय है नाज़रीन जो आज के दौर में भले ही हमारे मोबाइल फ़ोन्स में आ चुका है, लेकिन इसकी अहमियत से आज भी इनकार नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि एक घर तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें टीवी ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और समटाइम अगर हमें उदासी भी फील हो रही हो मुदस्सिर, तो हम टीवी ऑन करते हैं कि भाई ज़रा कुछ घर में कुछ शोर होगा, हम देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। और नो डाउट एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। आप अपने घर बैठे दुनिया भर की सैर कर लेते हैं, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। और ये कहावत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, दुनिया भर में लोगों की यही राय है कि अलग बात यह है कि पाकिस्तान में जो इस्लामी तबकात हैं वो एक अरसे तक टीवी को मौशती ख़राबियों का जिम्मेदार करार देते रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि टीवी सिर्फ इंफॉर्मेशन के उसूल का ज़रिया है, और अब आप इससे क्या हासिल कर रहे हैं ये आप पे मुनहसर है। अगर आप उस पर कोई ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, यहाँ पे वक्त का ज़िया है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। सही इस्तेमाल भी है, गलत भी है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम इंफॉर्मेशन ज़रूर है। बिल्कुल। और आज इसी बात के साथ बड़ी खबर डाल लेते हैं जो टेलीविज़न के साथ बहुत जुड़ी हुई है। बड़ा दिन है, बड़ी समात है। एवनफील्ड और अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ मियां साहब की अपीलों पर समात आज होगी। बड़ी अदालती कार्रवाई के लिए मखसूस वकला और सहाफ़ियों को एंट्री कार्ड्स पर ही एंट्री मिलेगी। भारी बैग अब और नहीं, हुकूमत ने बच्चों की सुन ली। स्कूल बैग का वजन बच्चे के वजन से 10% तक करने का हुक्म। बैग का वजन कम ना करने पर स्कूल प्रिंसिपल और असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत का इक़दाम ऐसन है, बाकी सूबों को भी सोचना चाहिए। और दहशतगर्दी के खिलाफ ख़वातीन एहलकार भी किसी से कम नहीं। 26 साल नायाब मुईज़ पेशावर की तारीख में पहली खातून SDPO तैनात। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में बड़ी तब्दीली है। और जनाब, दुनिया भर में आज माहीगीरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और पाकिस्तान में माहीगीर किस हाल में हैं, क्या हुकूमत उनकी हालत ज़ार के सुधार में संजीदा है, इस पर आज हम लाजमी प्रोग्राम में बात करेंगे। तो ये वैसे मुदस्सिर, सर्दियाँ चूंकि आ चुकी हैं और सी फूड हमें बड़ा अच्छा लगता है, मछली की हम आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये माहीगीरों पर जो फिशरमैन है, इनके हालात और वाक़यात जानना, इन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बड़ा अच्छा टॉपिक लगा है मुझे। एनी हाउ, अब हमें ट्रेंड्स की तरफ बढ़ना है। बिल्कुल। और ट्रेंड्स जो हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। टॉप ट्रेंड्स की बात करें तो हारिस रऊफ ट्रेंड में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद की कप्तानी में बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब समेत दीगर खिलाड़ी भी शामिल हैं। कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ सीरीज से दस्तबरदार हो गए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना है कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 2 रोज पहले तक पाकिस्तान के रेड बॉल स्क्वाड का हिस्सा बनने की हामी भरी थी, लेकिन एक रात पहले वो पीछे हट गए हैं। अच्छा, पता है मुदस्सिर, इस पर ना मैं देख रही हूँ कि काफ़ी वहाब रियाज की तारीफ भी हो रही है कि उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है चीफ सेलेक्टर बनने के बाद,
और उन्होंने दो टोक बात की है, कुछ छुपाया नहीं है, कोई गलत बयानी नहीं की है। लेकिन हारिस के हवाले से उन्होंने साफ कहा है कि भाई ये नुकसान होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हल्की टीम नहीं है, अभी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है और अभी 14 दिसंबर से सीरीज है। फिर अभी इस पर हम बात करेंगे आगे चलकर भी कि आया ये अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप हैं तो क्या अपनी मर्जी से आप पीछे हट सकते हैं? जाहिर है आप पाबंद होते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए कि आपको पीसीबी अगर बुला रहा है तो आपको आना पड़ेगा। खैर इस पर क्या सूरत हाल होगी आगे चलकर इस पर बात करेंगे। बताइए इस टॉप 10 में हजारों सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं, अपनी अपनी राय का इजहार किया है। यही जो मैं बातें कर रही हूँ लोग भी डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा जनाब जो ट्रेंड है वो है रेड सी। ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है, तकरीबन 45,900 लोगों ने इस पर ट्वीट किए हैं। यमनी हौसियों ने इजरायली बहरी जहाज को बहर अहमर से हाईजैक करने की फुटेज जारी कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हौसियों की जानिब से अगवा किया गया कि बहरी जहाज इसराइल की मलकियत नहीं है, अमला भी कोई इसमें इसराइली शामिल नहीं है, लेकिन जहाज पर हमले के 52 अफराद अलबत्ता मौजूद हैं और बरतानवी कंपनी का रजिस्टर्ड जहाज है जो कि किसी इसराइली टाइकोन की जुज़वी मलकियत है। तो अब तक तकरीबन 45,000 से ज़ायद लोग इस पर ट्वीट्स कर बिल्कुल इस वक्त ये कहा जा रहा है कि रेड सी का जितना भी एरिया है, फिर गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ पर्शियन है, वहाँ इस जंग के बाद के हालात के सूरत में बदल सकते हैं और हम ये देख भी रहे हैं कि अब सिचुएशन उसमें खासी बदलती हुई नज़र भी आ रही है। अगर ये एक जंग हुआ है तो फिर उसके बाद मामलात आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज एक बड़ी अहम खबर है और वो एक अदालत का अहम केस है। पाकिस्तान में अहम तरीन अदालती कार्रवाइयों का सिलसिला इस वक्त जारी है और रवां हफ्ते अहम तरीन मुकदमात की समातें होंगी। कल पीर के रोज़ भी पहला दिन था और अहम केस की समातें हुई और आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मियां नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपील पर समात कुछ देर में शुरू कर रहा है। मुदस्सिर और इस वक्त हम बात करेंगे इस कानूनी मामले के हवाले से। हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो आज मियां साहब जो है वो पेश हो रहे हैं और मियां साहब का ये पेश होना, अपीलों पर समात, क्या मियां साहब का जब तक ये मामलात क्लियर नहीं होते वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर भाई आपका शुक्रिया, सहरिश आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। लीगली पोजीशन तो ये है कि जितनी देर तक मियां साहब की कन्विक्शंस जो हैं वो एक्विटल के अंदर कन्वर्ट नहीं होती और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो नीचे वाले जो 2 जजमेंट्स हैं जिसमें लजीजिया और एवनफील्ड है जो नैब कोर्ट ने दी हुई हैं, अगर उनको एक्विटल के अंदर कन्वर्ट नहीं करता या मियां साहब की अपील को एक्सेप्ट नहीं करता तो मियां साहब के लिए लीगली पॉसिबल नहीं है कि जो टेंटेटिवली जो 10 दिसंबर से एक इलेक्शन शेड्यूल आ रहा है फॉर 2024 के इलेक्शन के लिए, उसके अंदर अपने नॉमिनेशन पेपर जो जमा करवाएं। तो आज की डेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आज की डेट के बाद अगर प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती है और ये प्रोसीडिंग जो है अगर 10 दिसंबर से पहले मुकम्मल होती है तो फिर उस सूरत के अंदर मियां साहब के लिए मुमकिन होगा कि वह इलेक्शन के लिए अपने नॉमिनेशंस पेपर जो है वो पाकिस्तान की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर करवाएं। अहसान साहब 1 मिनट थोड़ा सा जरा क्लियर कीजिएगा, अभी नॉमिनेशन पेपर्स की बात हो रही है, आज जो भी कार्रवाई होगी या इसके बाद अपीलों पर जो भी फैसला आता है 30 दिन का वक्त होता है, फिर नैब उसमें अपील करता है या नहीं करता ये भी आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन ये जो नॉमिनेशन पेपर है अबूरी तौर पर जमा करवाए जा सकते हैं मियां साहब की तरफ से? नहीं, उसके अंदर ये है कि अगर इनकी एक्विटल हो जाती है इस केसेस के अंदर तो उसके लिए नैब अगर अपील करे और वो अपील जो है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बेंच बनता है और बेंच उस जजमेंट को जितनी देर तक सस्पेंड न करे उतनी देर तक मियां साहब के लिए लीगली कोई ऐसी हर्डल नहीं है कि वो अपनी पेपर्स जो है वो जमा ना करवाएं। बट एक और चीज़ जो आगे जाएगी वो जाएगी आपका जो पनामा के अंदर एक जजमेंट आई थी जिसके अंदर मियां साहब को डिसक्वालीफाई किया गया था 62(1)(f) के अंदर, और वो उसके बाद एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई 2018 के अंदर और उसमें उन्होंने कहा कि जितनी देर तक किसी शख्स के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन मौजूद है उतनी देर तक वो पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस के लिए डिसक्वालीफाई है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर सेक्शन 232 के अंदर एक अमेंडमेंट की हुई है और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया हुआ है कि जी जहाँ पे कानून के अंदर डिसक्वालिफिकेशन की मुद्दत नहीं लिखी हुई वहाँ पे मुद्दत जो है वो 5 साल होगी और वो ये प्ली लेते हैं कि चूँकि मियां साहब को 5 साल हो गए हैं डिसक्वालीफाई पीरियड को तो वो पाकिस्तान के इलेक्शंस के लिए एलिजिबल हैं और इस इलेक्शन अमेंडमेंट का वो फ़ायदा लेंगे। लेकिन ये मामला जो है यहाँ पे रुकेगा नहीं, चूँकि दूसरी साइड इस पर ऑब्जेक्शन करेगी और पॉइंट ये लिया जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है उसको नलीफाई किया जा सकता है
थ्रू एक्ट ऑफ अमेंडमेंट, और वो भी आपका सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी आए। अच्छा, इसमें और दूसरा इस चीज़ के अंदर छोटी सी चीज़ और बताइएगा, क्योंकि इसी में आप इस हवाले से बात करें जजमेंट्स के हवाले से, तो एक जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है जो कि मरियम नवाज के केस के हवाले से, जिसमें कहा गया था कि जी मियाँ साहब का कोई एसेंट बियॉन्ड मीन्स के हवाले से कोई इस तरह का सबूत नहीं मिल सका या शवाहिद नहीं मिल सके, जिसमें मरियम को भी कुछ रिलीफ मिल गया था। तो कहा जा रहा है कि उससे कि ये जो कार्रवाई अभी चल रही है इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि मियाँ साहब को रिलीफ मिल सकता है। क्या कानूनी इसमें पेचीदगियाँ हो सकती हैं अगर हों तो? जो आज वाली प्रोसीडिंग्स के बारे में आप बात कर रही हैं जी, उसमें यह है कि जब एवन फील्ड वाला मामला चला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो सर्टेन ऑब्जर्वेशन आई थी और उन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे ही मरियम साहिबा जो थी उनको एक्विट किया गया था। लेकिन उस वक्त एक सिचुएशन और थी, वो ये थी कि नैब उस केस को कंटेस्ट कर रहा था, और उस वक्त भी नैब को जिस तरह प्रोसिक्यूशन को डिफेंड करना चाहिए अपने केस को, या प्रॉपर आर्गूमेंट्स के अंदर जाना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो नैब ने उनके जवाब नहीं दिए थे हाई कोर्ट्स के अंदर, और उसका रिजल्ट जो था वो एक्विटल के अंदर निकला। अब भी सिचुएशन उससे और आगे चली गई। अब आपने ये देखा है कि जब से मियाँ साहब पाकिस्तान के अंदर आए हैं पिछले माह से, तो नैब हर जगह जाके जो भी मियाँ साहब एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं इन केसेस के रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, चाहे वो प्रोटेक्टिव बेल हो, चाहे तोशा खाना के अंदर रेफरेंस इसका जो वारंट्स है वो इशू हो, चाहे इन अपील एक्सप्लोरेशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो, या उसके बाद ये है कि इनके जो आर्गूमेंट्स पे बात आए, तो उसके अंदर जो एक चीज़ सामने आ रही है वो ये आ रही है कि नैब जो है उसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ उस लेवल की नहीं है कि जिससे अपने केसेस को डिफेंड किया जाए। और किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, 3 प्लेयर्स होते हैं। एक उसके अंदर स्टेट यानी कि उसको रिप्रेजेंट प्रोसिक्यूशन करती है, दूसरा एक्यूज्ड है, और तीसरे जज साहब होते हैं। अब अगर प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने केस को डिफेंड ही न करे या अपने केस को प्लीड ही न करे, या जो डिफेंस वाली साइड है उसके आर्गूमेंट्स को मान ले, तो फिर जज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो जो बात एक्यूज कर रहा है या डिफेंस साइड कर रहा है उसको माने ना। तो अब सिचुएशन ये है कि आज भी आप देखिएगा कि प्रोसीडिंग्स अगर पिछले 1 माह की कंटिन्यूटी के अंदर देखा जाए, तो आज भी जो नैब जो है वो इसी तरह बात करेगा जो पिछली की हुई है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि मियाँ साहब के जो ब्राइट चांसेस हैं लीगल कि उनकी जो एक्विटल है वो उसके अंदर हो जाएगी। लेकिन वो टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस टाइमिंग के अंदर जो पहला एक जिसे आप ये कहें कि हर्डल सी, वो मियाँ साहब ने क्रॉस कर लिया। चूँकि यूजुअली जो है आपकी क्रिमिनल अपील्स जो हैं, अगर आप स्पेशली आप एब्सकॉन्ड भी किया हो तो वो जल्दी नहीं लगती, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जल्दी लग गई हैं, और आज उन पे हेयरिंग है। और ये सारी चीज़ें जो है अगर इसको 10 दिसंबर से पहले जो है मुकम्मल ना किया गया, तो वो जिस चीज़ को चाह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस के अंदर आऊँ, तो वो उनके लिए लीगली मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये 10 दिसंबर से पहले मुकम्मल होंगी, और उसके बाद मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जाएंगे। अंदाजा हो रहा है हम सब कि ये मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन जो पहले बात हो रही बीच में रह गई थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट से क्या नलिफाइड किया जा सकता है, उसमें जो मामलात आएंगे वो कितने अहम हैं? देखिए वो बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं। पाकिस्तान के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट को नलिफाई नहीं कर सकते, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो बाइंडिंग होती है पाकिस्तान के तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तीसरी चीज़ ये है कि क्या 2023 के अंदर जो अमेंडमेंट आई है इसको आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो 2018 से पहले दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और चौथी चीज़ इसके अंदर ये आई है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन कर दे, तो क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन को एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है जो उससे नीचे वाली लेजिस्लेशन है उसके ज़रिए उस जो इफ़ेक्ट है उस जजमेंट के उसे ख़त्म किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है पहले आएंगे इलेक्शन जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो जिसके पास नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे, और दोनों सूरतों के अंदर अगर मियाँ साहब की फेवर में फैसला आता है तो अपोजिट साइड, और अगर मियाँ साहब के खिलाफ आता है तो मामला हाई कोर्ट के अंदर जाएगा, और मामला हाई कोर्ट से होता हुआ फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच जो है इस चीज़ का फैसला करेगा। चूँकि ऑलरेडी जो जजमेंट है वो 5 मेंबर्स बेंच की मौजूद है कि क्या ये जो अमेंडमेंट आई है 2023 के अंदर इलेक्शन एक्ट के अंदर, क्या वो जस्टिफाई करती है
कि मियाँ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल के लिए या 5 साल से ज़्यादा है, या सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करके कुछ और तरह लेके जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो डिटर्मिन करेंगे, और ये भी जो चीज़ है वो भी 8 फरवरी से पहले होगी तो ये मामला आएगा, चूँकि अगर 8 फरवरी से पहले इशू डिसाइड ना हुआ, बिल्कुल आगे इलेक्शंस हैं और इससे पहले इन केसेस को देखा भी जाएगा और यहाँ से भी वकला की कोशिश होगी जितनी जल्दी हो सके इस मामले को निपटाया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब इसमें एडवोकेट साहब के साइफर केस के हवाले से भी बड़ा अहम आज दिन है, 21 नवंबर तक के लिए समाअत को मुलतवी किया गया था, उसमें आप क्या पेचीदगियाँ देख रहे हैं, क्योंकि ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है खान साहब को रिलीफ मिल जाए? देखें, साइफर केस का जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीज़ चल रही है वो मेरिट्स पे नहीं चल रहा, वो उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, और टेक्निकलिटीज़ उसके अंदर ये हैं कि क्या जो जेल के अंदर ट्रायल किया जा रहा है, नंबर 1 तो ये है कि जेल के अंदर जो ट्रायल किया जा रहा है वो इन कैमरा नहीं है, बल्कि वो एक डेजिग्नेट प्लेस की गई है, वहाँ पे ट्रायल हो सकता है। अब उसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज जाएगी कि क्या फेडरल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल ले ली गई थी और जज साहब ने उसके बाद इस चीज़ को इशू किया है, नंबर 1। और नंबर 2 उसके अंदर ये आएगा कि क्या जज साहब ने जब जेल ट्रायल के मुतल्लिक़ लिखा तो क्या उन्होंने अपनी सुपरवाइजरी जो जुरिस्डिक्शन थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कॉन्फ्रेंस ली या हाई कोर्ट ने इसे को हेड का। इसलिए आपने देखा है कि कल उन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाया बेंच ने और उन्होंने कहा कि आप हमें इन 2 क्वेश्चंस का जवाब दें। अगर तो इसकी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है और बाद के अंदर इसको कैबिनेट ने थ्रू सर्कुलेशन ऑफ समरी अप्रूव किया गया है, तो मेरा ये ख्याल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये कहेगा कि हम इसके मेरिट्स पे नहीं जाते, लेकिन चूंकि अप्रूवल या कॉम्पिटेंसी जो है वो कैबिनेट ने बाद के अंदर दी है और उससे पहले जो है जेल ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो हम इस प्रोसेस को जो उसने किया हुआ है स्पेशल जज साहब ने उसको सेटिसाइड करते हैं और उसके बाद ये कहेंगे कि ये ट्रायल जो है इसको उस जगह होना चाहिए जहाँ जज साहब बैठते हैं। लेकिन एक चीज़ मुदस्सर मैं आपको बताऊं कि ये ट्रायल होना कहाँ चाहिए, किस जगह होना चाहिए, ये वैसे प्रेरोगेटिव जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का होता है, लेकिन इस चीज़ के अंदर जो लीगल और प्रोसीजरल लैप्सेस जो आए हैं शायद उसका जो एडवांटेज है वो फॉर्मर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीज़ का लेंगे। और अगर ये चीज़ आई तो फिर प्रोसीडिंग्स जो है वो बात करें टेक्निकलिटीज़ पर है, तो ये सारा टेक्निकलिटीज़ का मामला किस जानिब जाते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब और इन केसेस के हवाले से हमें थे। और नाज़रीन, हमारी साथी एंकर सहरिश ज़ुहैब जो जहाँ बैठी हैं, ये गुज़श्ता रोज़ कराची की ऐसी मार्केट का सर्वे करने गई हैं जहाँ पर ख़वातीन ही दुकानदार हैं, ख़वातीन ही ख़रीदार हैं। यकीनन ख़वातीन के ताउन के बगैर माशरे में तरक्की मुमकिन नहीं है। कराची हैदरी मार्केट के सर्वे में एंकर सहरिश ज़ुहैब ने क्या देखा है, मैं दिखा देती हूँ आपको, मुदस्सिर फिक्र न करें आप। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं जी कि क्या देखा है इन्होंने। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर मार्केट में आमतौर पर तो हम देखते हैं कि मर्द हजरात ही आपको दुकानदारी करते नज़र आ रहे होते हैं और एज अ सेल्समैन काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस मार्केट में ख़वातीन हैं जो कि कारोबार कर रही हैं और मैं ऐसी ख़वातीन से बहुत इंस्पायर होती हूँ जिनमें ख़ुद इन्हिसारी होती है, ख़ुद एतमादी होती है, जो ना सिर्फ अपने घर को मैनेज कर रही होती हैं बल्कि घर से बाहर भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम कर रही होती हैं। तो अभी मैं जिस मार्केट में मौजूद हूँ वहाँ पर ख़वातीन किस तरह से अपना काम कर रही हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं देख रही हूँ आपकी माशाल्लाह ये मार्केट, इसमें तकरीबन ख़वातीन ही हैं जो शॉपकीपर्स हैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? कैसा चल रहा है आपका काम? अच्छा चल रहा है, इवन के हिसाब से अच्छा चलता है, ओकेशन हो अगर तो ज़्यादा चलता है। अच्छा, आपके पास यहाँ पर रिदा या अबाया जो कि आप ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर सेल कर रही हैं, तो ज़्यादा तादाद ख़वातीन की आती है आपसे ख़रीदारी के लिए? जेंट्स भी आते हैं, ख़वातीन भी आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, इंडिया वगैरह भी जाता है, अमेरिका, कोयत, दुबई, सब जगह जा रहा है सामने हमारा। अच्छा, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि ख़वातीन घर ही मैनेज कर रही होती हैं, मर्द हजरात बाहर होते हैं, तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होती या फिर आप लोग बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है? नहीं, अच्छे से मैनेज करते हैं, हमारे अपने ऊपर भी डिपेंड करता है सब कुछ, ये किस तरह मैनेज करना है, तो हो जाता है। अच्छा, आजकल के दौर में आपके ख्याल में ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी हो गया कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो इस सीट पे बैठ के मर्दों को भी फेस कर रही हैं, अपना कारोबार भी कर रही हैं और सब अच्छे से चला रही हैं? इसमें तो
कुछ कह नहीं सकती। हाँ, काम करना आसान है, करना चाहिए हमें काम, हेल्प करनी चाहिए अपने घर वालों की। कर रहे हैं। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। ख़वातीन को ऐसे ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए और ज़ाहिर है अच्छे बुरे हालात का पता नहीं होता, तो अपना घर चलाना, घर के साथ साथ अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए काम करना, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। तो आइए एक और ख़ातून जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहर बानो। अच्छा, यहाँ पर जो आपका ये बिज़नेस है, ये रिदा है या इसको अबाया कहते हैं, तो ख़वातीन ही ज़्यादा ख़रीदने आती हैं या मर्द हजरात भी आते हैं, और यहाँ पर सेल्स कैसी हैं? सेल तो इतनी कुछ ख़ास नहीं है, ऑनलाइन ज़्यादा बुकिंग, अब तो ऑनलाइन का भी ज़माना है, इसलिए ऑनलाइन ज़्यादा बुकिंग हो जाती है। और ऐसे ही बहुत दफ़ा जो ऑर्डर बुक करवाते हैं, फिर यहाँ से या तो लेडीज़ कलेक्ट करने आती है या कभी कभार जेंट्स आ जाते हैं। इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन कभी कभार जेंट्स भी आ जाते हैं। जैसे अगर लेडीज़ के पास टाइम ना हो तो फिर जेंट्स आ जाते हैं। अच्छा शेरबानो, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी ज़ाहिर है हम देखते हैं ख़वातीन जो घरों से निकलती हैं, फैमिली के सपोर्ट के बगैर उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो बाहर निकल के काम करें, तो मुश्किल नहीं होता कभी बच्चे या फिर अपने घर वाले ये तो नहीं बोलते कि टाइम नहीं मैनेज कर पा रही हैं आप या हमें टाइम नहीं देती हैं, पूरा दिन आपका बाहर गुजरता है? जी, एक्चुअली ये बात तो खैर सही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सबको अर्निंग करनी पड़ती है। जैसे आई एम अ विडो, तो मेरे 2 बच्चे हैं घर पे, लेकिन माशाल्लाह वो तो खैर बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये होता है मुझे कि अगर वो लोग भी अर्निंग कर रहे हैं तो जब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पांव सलामत है या इतनी एज नहीं हो गई, तो मुझे भी कुछ ना कुछ अपने घर के लिए करना चाहिए, अर्निंग वगैरह। ऐसे ही जस्ट बैठ के क्या करूँ मैं घर में, तो इससे बेहतर है कि अच्छा है थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़रा मेरा टाइम भी पास हो जाता है और अर्निंग भी हो जाती है। बीइंग अ वुमेन क्या मैसेज दें? बीइंग अ वुमेन तो मैं यही मैसेज दूंगी कि अभी जैसे हालात हैं तो सबको कॉन्फिडेंस करके अपना और ज़रूर बाहर निकलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, अब पुराना ज़माना तो रहा नहीं कि आप लोग घर में बैठे औरतें, जिसको ज़रूरत है ठीक है वो बाहर ज़रूर निकले कॉन्फिडेंस से, और आपकी अच्छी वो हो, आपकी इंटेंशंस अच्छे हों, तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी आपको। थैंक यू सो मच शहरबानो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा जनाब, आपने देखा कि शहरबानो विडो हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका कॉन्फिडेंस, उनकी हिम्मत, उनका हौसला कि वो अपना कारोबार भी चला रही हैं। इससे पहले 10 साल तक स्कूल में पढ़ाती रही हैं और अब माशाल्लाह से वो यहाँ पर अपना बिज़नेस रन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी यहाँ पे बिज़नेस करती हैं? जी, मेरी शॉप है सामने। अच्छा, सामने आपकी शॉप पे चले, आज साथ साथ चलते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है? नफीसा। अच्छा नफीसा, आप यहाँ पे कितने अरसे से कारोबार कर रही हैं? जी, तकरीबन 12 से 13 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह, 12 से 13 साल हो गए हैं। तो नफीसा कैसा माहौल है यहाँ पे? मतलब ज़ाहिर है मार्केट है, मर्द भी आते हैं, कैसा माहौल है? बहुत सुकून है और रिलैक्स है हम लोग यहाँ पे, अपने माहौल में बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को और हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं सब। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे तकरीबन शॉप्स एक ही तरह की हैं, रिदा या अबाया वगैरह ही सेल हो रहा है। जनरल आइटम है, जैसे गारमेंट्स आइटम है, लेडीज़ जेंट्स हर तरह के, बच्चों से लेके सब आइटम मिल जाते हैं यहाँ पे। तो आपको मुश्किल नहीं होती नफीसा? बच्चे भी होंगे आपके, तो घर मैनेज करना फिर बाहर भी देखना? नहीं, देखिए ये दौर ऐसा है कि इसमें हस्बैंड के साथ, अगर चाहे वो सिस्टर हो, वाइफ हो, कोई भी हो, अगर वो मतलब साथ मिल के चलते हैं तो बहुत अच्छा भी रहता है। अगर आपके पास एजुकेशन है, हुनर है आपके पास, तो उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच नफीसा, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, ऐसे ही काम करती रहें। एक और आंटी जो बड़ी हंसमुख सी चेहरे पर स्माइल है मुझे नज़र आई है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रशीदा। रशीदा, आप यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आई हैं या फिर आप भी यहाँ पे? दुकान है। अच्छा, आपकी दुकान है माशाल्लाह। हमारी शॉप है, यहाँ पर सब हमारे बुरखे वगैरह है, जेंट्स मसाले, लेडीज़ मसाले, हर चीज़ हम यहाँ पे बेचते। कितने अरसे से कारोबार कर रही हैं यहाँ पे? ये अभी हमें यहाँ पर 1 साल हुआ है ये तो। हाँ। अच्छा, कैसा रिस्पांस है? किस तरह के कस्टमर आते हैं? बहुत अच्छे आते कस्टमर, बहुत अच्छी तरह लेके जाते हैं हर चीज़। हाँ। अच्छा, मैं देख रही हूँ आपके पास बैग्स भी हैं। यस, बैग भी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कभी कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ पे? कुछ भी नहीं, हमारे ये इलाके में कुछ परेशानी नहीं है। कभी कभी बस लाइट की होती है ना, लाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं जाती हमारे यहाँ। हाँ। अच्छा, मुझे बताइएगा बच्चों का, बच्चे आपके हैं, कितने बच्चे हैं? एक बेटी एक बेटा, दोनों। वैसे कारोबार यहाँ पर महंगाई के बाद अब कुछ कम हुआ है या सही चल रहा है? नहीं, हमारा सही चल रहा है माशाल्लाह, अच्छा है। पीर साहब की दुआ है हमारे, बहुत अच्छा। क्या मैसेज देंगी? लड़कियों को काम करना चाहिए? जी हाँ, ज़रूर चाहिए, अपने शौहर के साथ मिलकर हाथ बटाना चाहिए, बहुत अच्छा है ये तो। हर चीज़ मिलके काम करेंगे तो आगे जाके तरक्की होगी। बहुत शुक्रिया रशीदा, थैंक यू सो मच। देखिए जनाब, कितनी अच्छी बात है
कि ख़वातीन आजकल की उनमें खुद इन्हिसारी है कि वो अपने शौहरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, उनका हाथ बटा रही हैं ताकि घर का सिस्टम अच्छा चले और बच्चों को एक बेहतर क्वालिटी लाइफ दी जा सके, जो कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। तो आज मैंने आपको ये मार्केट दिखाई है जहाँ पर ख़वातीन आपने देखा कि बड़ी तादाद में हैं, तकरीबन तमाम ही दुकानों पर ख़वातीन मौजूद हैं। तो मैसेज वही है जो भी आपने सुना रशीदा से कि खुद इन्हिसारी, खुद एतमादी का होना बहुत ज़रूरी है। ये होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, मुआशरा तरक्की करेगा। वापस चलते हैं। तो सैरिश को आप देख रहे थे, खुद एतमादी, खुद इन्हिसारी, अगर यही चीज़ हो तो पाकिस्तान में 52% जो ख़वातीन हैं वो भी पाकिस्तान की मईशत का हिस्सा हो सकती हैं। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ आपकी फिटनेस, हमारी फिटनेस का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इस वक्त खुद इन्हिसारी और खुद एतमादी का मामला होना चाहिए, लेकिन ये खुद इन्हिसारी और खुद एतमादी तभी होगी जब आपका मुआशरा पढ़ा लिखा होगा, और पढ़े लिखे मुआशरे के लिए तालीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बहुत ज़्यादा किताबों का। तो अब स्टोरी एक बड़ी ज़बरदस्त आई है पंजाब में कि भारी भरकम बैग उठाकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। बहुत जल्द उनकी किताबों और कॉपीज़ का वज़न कम किया जाएगा, और हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से एक मुसव्वदा तैयार की जिसके मुताबिक स्कूल बैग का वज़न बच्चे के वज़न के 10% तक होगा। इससे ज़्यादा हुआ तो स्कूल के प्रिंसिपल और असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद तारिक शाह, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। ये जो भारी भरकम बैग्स हैं, बच्चों से ज़्यादा वज़न बैग्स का होता है। मैं खुद 1-2 बार उठाने की कोशिश की तो मुझे लगा कि ये तालीम का बोझ है या किताबों का बोझ है। तो ये इस तरह जो बोझ लाद रहे हैं हम किताबों का, इसका कोई फ़ायदा है? देखें, बात ये है कि इसमें थोड़े से डायनामिक्स, दो तीन डायनामिक्स हैं। एक तो देखें, हम इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है कि भारी बैग्स होने चाहिए बच्चों को। इसलिए हमने बहुत दफ़ा जो है वो कोशिश की कि हम सब्जेक्ट्स को जो है ना वो डे वाइज डिवाइड कर दें, कि मतलब 4 सब्जेक्ट्स इन अ डे करें ताकि बैग हल्का हो। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हमने ये भी देखे बच्चों के कि वो फुल कह लें कि कोर्स की जो है वो बैग में रख के लेके घूमते हैं, क्योंकि स्कूल के बाद उनको जाना होता है कोचिंग या कहीं और जाना होता है। तो सारी चीज़ें एक साथ रखें ताकि कल को स्कूल जब भी आए तो टीचर ये ना कहें कि आप ये कॉपी मंगवाई थी, आप ये क्यों नहीं लेकर आए। मतलब टाइम टेबल की बेसिस पे अगर ये शायद बैग्स होते तो बहुत कम हल्का बैग होता, लेकिन फिर भी हम इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बैग को हल्का होना चाहिए। वो कैसे हल्का हो सकता है? वो सिर्फ यही है कि हम अपने सब्जेक्ट्स को कम करें, क्योंकि हमने ये देखा है कि हम बच्चों को जब पढ़ाने जाते हैं, अगर ग्रेड 1 की बात करें हम, तो हम आपको वहाँ पर 9 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं ग्रेड 1 में। तो आप इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर भी, लैंग्वेज भी, उर्दू लैंग्वेज लिटरेचर, फिर आप आ जाए मैथ्स, सोशल स्टडीज, साइंस। ग्रेड 1 के इतने छोटे से बच्चे के दिमाग में इतनी चीज़ें कैसे आती? मुझे याद है हमारे पास तो 2 से 3 किताबें थी, वही पढ़ रहे थे। आप भी उसी दौर में, हमने भी उसी दौर में। आज आप भी माशाल्लाह उस्ताद जी, स्कूल रन कर रहे हैं, हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो ये अब अचानक ये क्यों हुआ? असल में अब अचानक थोड़ा सा यूँ भी है कि सब्जेक्ट्स तो वैसे बहुत अरसे से ये चल रहे हैं, लेकिन उसमें उसकी एक की एक्सरसाइज बुक्स बढ़ जाती हैं, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो हमारी सजेशन गवर्नमेंट से ये है कि देखें, ये कोई रैशनल नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि बच्चे का 10% जो है वो बैग होना चाहिए। मतलब हम क्या बच्चा नाप तो नहीं सकते ना, वज़न तो नहीं करते रहेंगे, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली फिर स्कूल पे आ जाएगी कि बच्चों पे वो टाइम टेबल पे लेकर आ रहे हैं कि नहीं लेकर आ रहे हैं। पाबंदी तो की जाती है, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट्स को कर्टेन कर दें, मतलब जैसे कि सोशल स्टडीज़ एंड साइंस है, इसको आप एक सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दें, और जैसे उर्दू एंड इस्लामियात है, उनको आप मर्ज कर दें। मतलब आप उर्दू के पढ़ाते पढ़ाते आप इस्लामियात भी पढ़ा सकते हैं। तो आप इस तरह अगर कंटेन कर देंगे तो बहुत सारा बैग का जो बोझ है वो वैसे ही कम हो जाएगा। और एक तो ये है कि मज़ामीन की डे में भी डिवाइड किया जा सकता है, डे में तो कर ही रहे हैं, वेडनेसडे ये है, एग्जैक्टली इस तरह डे वाइज तो हम कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। और ये सबसे ज़्यादा मसला जब आया कि पोस्ट कोविड के एक उस वक्त जो बच्चों को जो देखा गया रुझान के बच्चे थोड़े से वीक भी नज़र आ रहे हैं। मतलब पहले के बच्चे जो है ना वो थोड़े से मजबूत होते थे, अब थोड़े से बच्चे वीक भी हैं और वो सेंसिटिव भी हैं हर चीज़। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने स्कूल्स में देखी है, एक पब्लिशर की ये किताब है, दूसरे पब्लिशर की ये किताब है, तीसरे पब्लिशर की ये किताब है, वो भी पढ़ना है। तो ये जो पब्लिशर की किताबों का एक गोरख धंधा है, वो अलग से एक सिलसिला है।
तो ये भी तो फिर गलत नहीं है कि नहीं, गलत नहीं है। बेसिकली देखें, कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि जो अच्छा करिकुलम रखना चाहता है वो चाहता है कि भाई अगर इस सब्जेक्ट, जैसे फ़र्ज़ करें ए पब्लिशर है, उसकी मैथ्स की बुक्स बड़ी अच्छी हैं तो वो स्कूल में मैथ्स लगा लेता है। अगर उसमें कोई कंपलसरी बाइंडिंग नहीं, जैसे कि पहले सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड था, तो उस वक्त आप बाइंडेड थे कि आपको वही करिकुलम पढ़ाना है, चाहे आपको वो अच्छा लगे या ना लगे। और आज तक आप भी देखेंगे वो बुक्स अभी तक बेहतर नहीं हुई, वो बुक्स का मैार नहीं है अभी, लेकिन दूसरे पब्लिशर्स वो मैार दे रहे हैं। तो इसलिए वो स्कूल चूज़ कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स कि वो कौन से पब्लिशर की बुक्स अच्छी हैं, तो वो उनको अडॉप्ट कर रहा होता है। और आजकल तो बड़ा अच्छा सिस्टम ये भी है कि फोकस किया जा रहा है काफ़ी स्कूल ने कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है, वो इनिशियल ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ स्कूल्स ने तो जिनके पास कैपेसिटी थी, उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने सारी बुक्स रिटेन रखी अपने पास, और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है बच्चों को, वो घर में वो बुक्स भेजी जाती हैं ताकि वो बुक्स में वो काम करके बच्चे वापस ले आएँ। तो ये भी एक है, लेकिन ये हर स्कूल कर नहीं सकता अभी इनिशियली। लेकिन दुनिया भर में आप देखते हैं कि फिनलैंड की स्कूलिंग जो है वो सबसे ज़बरदस्त है। वहाँ पर बच्चों की एक तो एज खासी बड़ी होती है, 6+ में जा रहे होते हैं, फिर 4-5 दिन का स्कूल है, किताबें स्कूल में हैं। हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते? हमारे पास पेपर्स लिखते जा रहे हैं बच्चे, इतनी इतनी किताबें हैं, एजुकेशन का सिस्टम और एग्जामिनेशन का सिस्टम मैच नहीं कर रहा। देखिए, एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम भी जो है ना वो बहुत पुराना हो चुका है। हम उसकी एडवांसमेंट की तरफ नहीं आ रहे। जबकि अगर देखा जाए तो कैम्ब्रिज बोर्ड ले लें, या इवन आप अपने ही मुल्क में एक नया बोर्ड जो आप कह लेंगे आखान बोर्ड, उसने बहुत ज़्यादा डिफरेंटली जो है वो चीज़ों को करने की कोशिश की। लेकिन हमारे जो जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो बोर्ड हैं, वहाँ पर थोड़ी सी लैकिंग है। और बाहर के मुल्कों में जो हम देखते हैं कि बड़ी एडवांसमेंट है, बैग्स हल्के हैं, बच्चे ईजिली काम कर रहे हैं, तो वो अब ई बुक्स पर आ चुके हैं। मतलब ये फिजिकल बुक्स ख़त्म हो चुकी हैं, ई बुक्स हैं। मैं अभी रिसेंटली ओमान भी मैंने विजिट किया एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पर भी बच्चे लैपटॉप लेके घूम रहे थे, प्राइमरी के बच्चे भी, और वो उस लैपटॉप के अंदर ही ई बुक्स थी, उसी के अंदर सारे असाइनमेंट्स वो कर रहे थे, और बहुत ही मिनिमाइज्ड उनके पास बुक्स थी या कॉपीज़ थी जिसमें वो काम करते थे। एक लैपटॉप लेके घूमना है, चाहे वो घर लेके जाएँ या स्कूल लेकर आएँ, तो वो कंपैरेटिवली बैग लेके घूमना या एक लैपटॉप लेके घूमना एक बहुत ईजी चीज़ है। लेकिन हमारे मुल्क के डायनेमिक्स के अंदर आप ये काम अभी कर नहीं सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा बैकलैश आपके पास आएगा कि पेरेंट्स कहेंगे कि भाई हम लैपटॉप कहाँ से लाएं। अभी आपने ऑनलाइन जब स्टार्ट हुई थी हमारी क्लासेस कोविड के अंदर, तो जब आपने देखा था कि जब लैपटॉप्स या टैबलेट्स की डिमांड बढ़ी, स्कूल घरों में बच्चे जब पढ़ रहे थे, तो वो चीज़ इतनी महंगी हो गई, जो शायद एक चीज़ 20,000 की मिलती थी वो 50,000 रुपये की मिल रही थी। तो उस पर भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी। अगर गवर्नमेंट चाहे कि इसको बैग्स को हल्का करना है, चीज़ों को करना है, तो ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए, इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को आप एम्पावर करें लोगों को कि वो बेहतर तरीके से। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम तो इस जानिब जाया जा सकता है, हाँ जा सकते हैं कि इस चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाए। अभी पब्लिशर्स का भी तो हम ये देखते हैं ना कि बड़ा उनका भी एक गठजोड़ है, वो भी नहीं चाहते कि बहुत सी चीज़ें, अब एक वर्क बुक्स होती हैं, एक बुक्स होती हैं और एक फिर कॉपीज़ होती हैं, एक सब्जेक्ट की 3 चीज़ें होती हैं, तो ये खासा मुश्किल है। वैसे ये बैग्स के जो मामलात के साथ साथ हम ये देखते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल पर बहुत ज़्यादा तनकीद आप पर होती है कि आपकी मर्ज़ी के पब्लिशर से जाके चीज़ें ले लें, बुक डिपो से जाकर ले लें, यूनिफॉर्म भी वहीं से लेना है, जो कॉपी का लोगो छपा हुआ है वो 140 रुपये की है, वही 40 रुपये की कॉपी है। ये क्यों है? देखिए, एक तो स्कूल का प्रॉफिट होता है, स्कूल का तो कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन हाँ इसमें एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो है ना पेरेंट्स को ईज़ देने की कोशिश की जाती है, जो कि हमने अब रिलैक्सेशन यूँ कर दी कि भाई आप लेकर आ जाएं, कहीं से भी लेकर आ जाएं, बुक्स आपको कहीं से भी लेनी है, क्योंकि एक पब्लिशर है वो मुख्तलिफ बुक स्टॉल पर रखी हुई है उसकी बुक्स, आप जाएँ परचेज़ कर लें। आपकी जो यूनिफॉर्म है उसके अंदर थोड़ा सा एक कि जो चेन ऑफ स्कूल है ना, जिनके बहुत कैंपसेस हैं शहर के हर कोने में, तो वो तो मुख्तलिफ आपको यूनिफॉर्म वेंडर दे सकते हैं। लेकिन वो स्कूल जिनके 1 या 2 कैंपस होते हैं, एक इलाकाई स्कूल होता है, तो उसके लिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ये आई थी कि कोई भी जो यूनिफॉर्म वेंडर है वो नहीं रखता है जब तक वो ये कहता है कि आप सिर्फ मुझसे ही करें ताकि लोग मेरे पास आएँ, मेरा माल ज़ाया ना हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, और कोई और पब्लिशर लेता, वो कोई और वेंडर लेता भी नहीं है यूनिफॉर्म, क्योंकि वो कहता है हमारे पास सेल नहीं होगी। मतलब बुक्स के मामले में थोड़ा ईजी हो गए हैं, लेकिन यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्म में थोड़ी है मसले हैं, लेकिन ये है कि अगर उसमें यूनिफॉर्म वेंडर्स हमारा साथ दें तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम शहर के हर कोने में या हर चलें, ये भी आसानी हो सकती है। लेकिन बैग्स की जो आपने कहा हो सकता है, बैग्स हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंटल लेवल पर पॉलिसीज लानी पड़ेगी। जैसे पंजाब में भी ये हुआ, पंजाब में वेट पे लाए गए, अभी सब्जेक्ट पे काम नहीं किया, हम सब्जेक्ट पे काम करने की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हो सकता है काम अगर हम कोशिश करें तो, और कोशिश के लिए बड़ा ज़रूरी है कमिटमेंट, और कमिटमेंट जो हम देखते हैं वो होती है फिटनेस पे, वॉक, जॉग, वेट लिफ्टिंग या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो हम चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ हमारी साथी एंकर सहरिश ज़ुहैब जो हैं वो अपनी भी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं। जी ओवर टू सहरिश। जी मुदस्सिर, थैंक यू सो मच। और जनाब वो कहते हैं ना कि वॉकिंग, जॉगिंग और क्या जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सारा कुछ जनाब इतना ज़रूरी है कि अगर आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं है तो आप बहुत जल्दी डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं, हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ना एक एक्टिविटी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने सोचा कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि आपको बताई जाएँ जो कि आप इजीली अपने घर पे कर सकते हैं। बिजी लाइफ है, जॉब्स भी लोगों की चल रही हैं, ज़ाहिर है, उसके बाद घर भी मैनेज करने का, स्पेशली ख़वातीन की बात की जाए तो ऐसे में जिम जाने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज आपको कुछ ऐसा वर्कआउट बताया जाए तो कि आप घर रहकर इजीली जब भी आपको 15 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, आप वो कर लें। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त फिटनेस ट्रेनर मेरे साथ मौजूद हैं और इनका नाम है रुमैसा रमीज़। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू आवर शो जनाब। तो रुमैसा, वो मसला जो कि एक आम खातून का है, स्पेशली पाकिस्तानी खातून का, कि ये जो पेट का टायर एक निकल आता है, बिल्कुल बैठे रहने से, यहाँ पे वर्कआउट ना करने से, और ये इतना स्टबल फैट होता है कि ये बगैर वर्कआउट के नहीं जाता। और हम लोगों के पास जिम जाने का तो टाइम नहीं है। तो आज आप मुझे ये बताइएगा कि हम घर रहते हुए इस टायर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। और मैं यही बताऊंगी कि जो भी पेट की एक्सरसाइज हो या लेग्स की हो तो हमें जो है ना ओवरऑल बॉडी को अपनी टारगेट करना पड़ता है, क्योंकि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। मोस्टली हमारे घर जिम में लेडीज़ बोल रही होती है कि बस हमें पेट कम करवा दें, सबका यही होता है पेट, मसला पेट का है। पेट कम करने के लिए भी आपको ओवरऑल बॉडी का जो है ना वो वर्कआउट करना पड़ता है। तो मैं आपको फुल बॉडी वर्कआउट्स बताऊंगी और उसके लिए डाइट भी है। तो ज़ाहिर पेट जो है वो डाइट के बगैर कम नहीं जा सकता। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेट लॉस के लिए हम वर्कआउट करें। जो लेडीज़ हैं घर में उनका हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, मेंटल जो है वो डिप्रेशन में आ जाती हैं, तो अपने लिए टाइम ही निकालती। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप इसीलिए वर्कआउट करें कि आपका वेट लॉस हो। आपको फोकस रखना है कि मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, हार्मोनल बैलेंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें लेके चलनी है। आपस में लिंक जब हम ये सोचेंगे ना कि सिर्फ वेट लॉस करना है तो नहीं, हमें अपनी हेल्थ, फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए वर्क करना है। बिल्कुल आपने ठीक बताया। अच्छा रुमैसा, मुझे ये बताइएगा कि एक तो हम लोग ये सुनते हैं कि जनाब रनिंग करो, जॉगिंग करो, आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो शेप अप हो जाती है और आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, उसी से आप टोन में आ जाते हो। एक तो ये बात ठीक है, और सेकेंडली जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपने मुझे बताया। अच्छा, वेट जहाँ तक वॉक का बात है, बिल्कुल वॉक से भी आपका वेट रिड्यूस होता है, लेकिन उसमें भी आपका ऐसी वॉक होनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक, जिसमें आपका हार्ट रेट हाई हो, आपके कैलोरीज बर्न हो। ये एक हद तक ठीक है, बट आपको वर्कआउट करना है, अपने थोड़े से लीन मसल मास डेवलप करना है बॉडी में, ताकि जो फैट की स्टोरेज हो वो कम हो बॉडी में। हम लोग क्या करते हैं, बस वो इंस्टेंट कैलोरीज के बर्न करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि वो हो जाए। लेकिन जब हम पूरा प्रॉपर बॉडी वेट वर्कआउट्स करते हैं, वेट से करते हैं या बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है, उससे तो हमारे मसल डेवलप होता है। चलिए अब जल्दी से जरा मुझे बता दें कि हमें करना क्या। थोड़ा वार्म अप हम इस तरह करेंगे लाइक दिस। और जिनके घर में स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स भी बहुत अच्छी, जैसे मुझे ये दिख रहा है, मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ थोड़ा। अगर तो कैमरा वहाँ पे मूव हो सकता है, कैमरामैन बताएंगे तो फिर हम इजीली हाँ, तो हम लोग कर सकते हैं। ये एक स्टेपर्स हैं, तो उस पे भी अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं, उधर आ जाते हैं स्टेयर्स, लेकिन यहाँ पर कुछ कम होगी, फिर भी आप मुझे बताएं कैसे। तो जैसे ये स्टेयर्स है, सबके घर में इजीली स्टेयर्स होती है। इस तरह आप लाइक दिस 1 2 3 4 इस तरह आपने 20 15 रैप्स को आगे बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे। उसके बाद एक इस तरह लाइक दिस 1 2, ये भी स्टेपर्स पे ही होगा सारा। सबके घर में स्टेयर्स होती हैं। ये आपके लोअर बेली को टारगेट करेगा लाइक दिस। इसको एल्बो को आपने नीज तक लेके जाना है। इसमें ये बताना जरूरी है कि लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट, ये मोमेंटम बनना बहुत जरूरी है। एंड देन राइट। ये इस तरह आप ग्रेजुअली अपने रैप्स बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में 15 10 20 इस तरह आपने किया,
ठीक है। ओके नाउ अब स्क्वाट्स में बता रही हूँ आपको। अच्छा, थोड़ा सा इधर आके स्क्वाट्स मुझे बता दीजिए। स्क्वाट जो है बेसिक एक्सरसाइज है, लोअर बॉडी के लिए बेहतरीन है। आपके हिप्स की टोनिंग और ये जो क्वाड्स होते हैं हमारे लेग्स, उसके लिए इसका पोस्चर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जितने हमारे शोल्डर है उतनी हमारी लेग्स ओपन होंगी। ठीक है। और स्लाइटली बेंड योर नीज लाइक दिस। ओके, नीचे बैठना और खड़े होना, इस तरह करना है। और जो बिगनर्स हैं वो सपोर्ट लेके या चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। इसके भी आपको 3 to 4 सेट्स लगाने, ये बेहतरीन है। किंग ऑफ द एक्सरसाइज भी कहते हैं। जगहों पे मैंने देखा है कि वो इलास्टिक टाइप है, कुछ रॉप्स, रेजिस्टेंस बैंड्स और टीआरएक्स होते हैं जिनको आप घर में कहीं पे भी लगा दें और उसके साथ करें, वो भी बहुत इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल है। उसको होल्ड करके आप काफ़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैक की, लेग्स की, चेस्ट की, सारी। तो ये हो गई एक लेग्स की। और अब मैं बता रही हूँ, मेरे पास वो तो है नहीं कोई बॉटल वगैरह, तो ऐसे ही बताती हूँ। पानी की बॉटल्स ले लें, हाँ पानी की बॉटल ले लें। ये शोल्डर के लिए आपके लिए बेहतरीन है, लाइक दिस। इसके आपको 5 सेट्स करने हैं या 4 सेट्स स्टार्टिंग में। ठीक है। तो इस तरह आपको करना है। साइड लेटरल्स हैं, ये भी शोल्डर और आर्म्स को टारगेट करेंगे इस तरह। सही। और जो है वो सबसे साइड्स का भी बड़ा मसला होता है, तो उसके लिए आपको साइड किक्स करने, लाइक दिस। 1 ये जनाब 2, ठीक है। हाँ इस तरह 3। ओके। इसके भी आपको सेट्स 3 to 4 करने और 3 to 4 मतलब 30 और 20। हाँ 40 30 3 मल्टीप्लाई बाय 10 ये इस तरह कर लें। ओके। इस तरह करना है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं। और बाकी ये हाई नीज है, लाइक दिस। इस तरह आप कर सकते। इससे आपका हार्ट रेट भी हाई हो रहा है। हमें एक्सरसाइज ऐसी करनी है जिससे हमारा हार्ट रेट आए हो, हमारे कैलोरीज बर्न हो। अच्छा मैं आपको ये बताऊं रुमैसा कि ऐसी एक्सरसाइजेज है नाज़रीन कि अगर आप ये घर पे करें ना तो ये एक प्रॉपर वर्कआउट है। आपको सांस भी चढ़ता है, पसीना भी आता है, जो कि बहुत जरूरी है। अभी मैंने थोड़ा सा स्टेप अप किया, मेरा हार्ट रेट हाई हो गया। ये बेहतरीन है फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, आपकी बहुत अच्छी है। जो हम लोग कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारे कैलोरीज बर्न होते हैं। और बाकी जो मैंने स्क्वाट्स वगैरह ये सब बताया, ये बॉडी वेट एक्सरसाइज है। रेजिस्टेंस आप वेट के साथ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, इससे आपको इफेक्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में आपको आ गया फर्क। हर चीज़ जो है ना वो कंसिस्टेंसी मांगती है। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर वर्कआउट। बिल्कुल, अल्लाह करे कंसिस्टेंसी जो है ना ये हम सब में आ जाए और हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। बिल्कुल कि कितना ज़रूरी है। कहते हैं ना हिलजुल जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। खड़ा पानी जो होता है ना उसमें बदबू आ जाती है, आमतौर पे कहते हैं ना हम लोग। बिल्कुल। तो खैर मुझे ये बताएगा कि अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत चहलकदमी करते हैं। बिल्कुल। कि जी 70 कदम चल रहे हो, 75 कदम चल रहे हो, पूरे डेज। हाँ बिल्कुल, पूरे डेज में अगर आप वर्कआउट करते हो उसके अलावा भी जो होता है नीट कहते हैं जिसको, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कहा जाता है उसको, यानी आपके एक्स्ट्रा स्टेप्स। जैसे आपने एक्सरसाइज भी करी, उसके अलावा आप पार्क चले गए, घर में काम किया, तो इससे आपके 10 के स्टेप्स हो सकते हैं। ये पूरे दिन में आपको अपने 10 के to 15 के स्टेप्स काउंट करने, जो आपके वेट लॉस में हेल्प करते हैं और आपके वेट को मेंटेन रखते हैं। अच्छा वैसा एक वजह और भी है कि हमारे यहाँ ख़वातीन ज़ाहिर है जैसे जैसे मुआशरा तरक्की करता है या फिर एक रुझान अवेयरनेस पैदा होती है कि जनाब बच्चियों को पढ़ाना भी है, ये नौकरी भी करेंगी, घर भी चलाएंगी। तो ऐसे में ना वो जो पहला वक्त था जब हमारी ख़वातीन घर के पूरे काम करती थी और मोस्टली हाउस वाइफ होती थी, तब उनकी एक्सरसाइज सफाई में हो जाती थी। अब कुछ सफाई भी हमने छोड़ दी है। हाँ ऐसा है ना, सफाई भी करनी चाहिए, वो भी एक्टिव रहता है। लेकिन अब आपको पता है कि हर जगह मेड्स हैं और आसानियाँ हो गई हैं, पहले इतनी आसानियाँ नहीं थी। तो ये कि लेकिन एक्सरसाइज और सफाई में बहुत फ़र्क है। एक्सरसाइज से जो है ना हमारे एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं, जो हैप्पी विच इज़ कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स। तो हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि हमारा वेट लॉस, मैंने जैसे आपको बताया था, हर चीज़ पे आपकी ओवरऑल फ़र्क पड़ता है। आपकी बोन स्ट्रांग होंगी, आपका हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, आपके हार्मोनल बैलेंस होंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल। इतनी वुमेन्स हैं उनकी आर्थराइटिस का इशू है क्योंकि उनकी ये चीज़ स्ट्रांग है ही नहीं, उन्होंने वर्कआउट किया ही नहीं, उसको स्ट्रेंथन किया ही नहीं। तो हमारा मकसद जो है वो मसल्स को स्ट्रेंथ करना भी है। अच्छा अब मुझे ये भी बताएगा कि इसमें एक तो स्ट्रेचिंग वो थोड़ी सी बता दें कैसे करनी है, क्योंकि हम लोग अक्सर ये फील करते हैं कि थकावट है, ऐसे में स्ट्रेचिंग से काफ़ी रिलीफ मिलता है, कुछ सुकून महसूस होता है। एक तो घर रहते हुए स्ट्रेचिंग कैसे की जाए पहले ये बताएगा, फिर उसके बाद एक और चीज़ है जो मुझे आपसे पूछनी है। सही है। स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हमने इस तरह लाइक दिस 1, इसको 2 3 4, इसके आपको 10 रैप्स करने टोटल, 7 8 9 10। ठीक है। ओके नाउ अब आपको अपने ये जो हमारी इस जगह बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा, ये इसको क्या कहते हैं? थकावट होती है, काफ कहते हैं। काफ, हाँ। इसको आपने इस तरह ये जो हैमस्ट्रिंग्स कहलाते हैं काफ, इसको आपने ऐसे हैंड्स को ऊपर करना है लाइक दिस 1
2 वेरी नाइस। जो हमारी लेग्स की स्ट्रेंथ है होती है ना, सारी इनमें ही होती है काफ्स बिल्कुल में। बिल्कुल। जब आपके ये स्ट्रांग होते हैं तो आपकी लेग्स की हेल्थ भी अच्छी होती है। जो जितने भी रनर्स और वो जो किक बॉक्सिंग करते हैं तो वो इसकी एक्सरसाइज इसको ज़रूर ट्रेन करते हैं। तो ओके, नेक्स्ट जो हो गया वो हमारा ऐसे लेग्स इस तरह बॉडी को ऐसे राउंड करना है। 1 सही 2 सही। ओके, नाउ लाइक वेरी नाइस। कितना रिलीफ महसूस हो रहा होगा कि अगर आप थके हुए हैं, आपके मसल्स जो हैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना टायर्ड हैं, तो ऐसे में आप स्ट्रेचिंग करें तो रिलीफ आपको फील होगा। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच भी इस तरह। अच्छा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं साथ में ये भी है बताती जाए मुझे कि कुछ लोग ना ये जो अकड़ाहट होती है ना फिर इसके बाद स्टिफनेस आती है, स्टिफनेस उससे छोड़ देते हैं कि भाई दर्द बहुत हो रहा है हम नहीं कर रहे। नहीं, वो उसका मकसद ये है कि आपके मसल एक्टिव हो रहे हैं। वो इस तरह आपने दोनों साइड से इसको कर्ल करना है लाइक दिस। इससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। और बिल्कुल आपको स्ट्रेट हैंड्स को लेके जाना है नीचे तक और नीचे लेके आना है ऐसे टोस तक। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल टोस पे हाथ लगाना है। बिल्कुल, इससे आप दिखेगा कि आपके मसल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेंथन हो जाएंगे। ठीक है, और बस काफ़ी। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा, उनके टाइम अब चूंकि कम भी रह गया, फाइनली जिनके सी सेक्शंस हैं उनका ये टायर का ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो ये सब कर सकती हैं? स्ट्रेचिंग कर सकती हैं, लेकिन आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर सी सेक्शन 6 मंथ के बाद या 1 ईयर। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, अपने स्टिचेस दिखाएंगी, डॉक्टर आपको अलाउ करेगा, आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है, तो आप कर सकती हैं, लेकिन 6 मंथ के बाद करना है। क्योंकि ऐसे ये हीलिंग में नहीं है कि आप बर्गर्स और पिज्जे खा रहे हो और साथ वर्कआउट कर रहे हो। जाहिर है सम टाइम फिर ये होता है कि आप कैलोरी ज़्यादा, आपको चीट करनी चाहिए। चीट डे नया बनाए, चीट मील बनाए। हमारे यहाँ ये होता है कि चीट डे बना लिया जाता है पूरा, सुबह भी चीट हो रही है, नाश्ते में भी। फिर तो आप संडे वाले दिन एक रखें कि आप दोपहर में चीट करें। सही, संडे वाले दिन दोपहर में चीट कर सकते हो। रुमैसा ने इजाज़त दे दी है तो रुमैसा हम आपको जहमत देते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो हमें सीखते रहनी है। तो जब घर में भी आप फारिग भी खड़े हैं ना जनाब, तो हिलजुल बहुत ज़रूरी है, बस कुछ ना कुछ करते रहना है। बिल्कुल एक्टिव रहना है। और इसी एक्टिवनेस के साथ जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच रुमैसा। थैंक यू सो मच। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी जनाब मैंने आपको हिलजुल तो सिखा दी है जो कि आपने अपने घरों में करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम इसकी इम्पोर्टेंस पे बार बार ज़ोर दे रहे हैं। और अब जनाब ख़वातीन की ही मैंने पहले भी बात की है और आज मैं मज़ीद ख़वातीन की बात करने वाली हूँ। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो ख़वातीन को आज भी वो मौक़े हासिल नहीं है जो मर्दों को हैं, लेकिन इसके बावजूद हर दिन के साथ मुज़ाहमत बढ़ती जा रही है, रेजिस्टेंस हमें नज़र आती है, ख़वातीन सामने आ रही हैं और हर सेक्टर में अपना लोहा मनवा रही हैं, जिनकी कामयाबी की कहानियाँ रोज़े रोशन की तरह आया नज़र आती हैं। ऐसी खातून इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कि जनाब बेहतरीन काम कर रही हैं। जिस मिशन पर वो हैं वो ना सिर्फ अपने लिए सोच रही हैं बल्कि अपने मुल्क की दीगर जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी सोच रही हैं। मैं बात करी इस वक्त तारा उज़रा दाऊद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जनाब तारा के हवाले से मैं आपको बता दूं कि 786 इन्वेस्टमेंट्स की बानी है और दाऊद जो ग्लोबल फाउंडेशन है उससे भी वाबस्ता हैं। तारा उज़रा दाऊद ना सिर्फ खुद एंटरप्रेन्योरशिप से इनका मतलब ताल्लुक़ है, मुंसलिक हैं, बल्कि दीगर ख़वातीन को भी ये बाख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है। इन्होंने हाल ही में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए लेडीज़ फंड बूट कैंप का भी इनेकाद किया है। तो मैं बग़ैर किसी इंतज़ार के उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ, आपकी मुलाकात करवाती हूँ। थैंक यू सो मच तारा फॉर योर टाइम। एंड दाऊद जो ग्रुप है इसकी विमेन एम्पावरमेंट को लेके शुरू से ही माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट्स रही हैं, किरदार रहा है। सो इस बूट कैंप के हवाले से बताएगा कि हाउ इट वर्क्स। So बहुत शुक्रिया Sarish and very happy to be on Bowl. Boot camp, especially the Ladies Fund Bank Al-Falah Boot Camp and Incubator, means that the women are trained concentrated, intense, every day, Hameshka. And they're trained on everything from how to make a pitch to how to get access to money to... So how you are teaching these ladies, like coaching them in which way? हम पूरा coaching, but हम expert trainers ले आओ. We arrange हमारा range expert trainers
from Clinton Foundation, BMW Foundation, UN, Canadian High Commission, Diversity Institute. Then we had Dr. Homa Bakai of MITE, who's straight from World Economic Forum, talking about conflicts between teams. We had Hina Sadiq, partner at Yusuf Adel, talking about budgets, how to spend for growth. We learned about scaling. We taught about scaling businesses and startups for through spending, how to make budgets for scale and upgrade, and essentially how to put products not just in Karachi, not just in Sindh, not just nationally but globally, not just regionally but globally. Globally, okay. अच्छा मुझे ये बताएगा इसमें तारा कि आप लोग इस बूट कैंप को जब आपने सोचा कि मुझे ये लेकर चलना है या बनाना ही मिशन है एंटरप्रेन्योर ख़वातीन के लिए, रिस्पॉन्स कैसा मिला? कितना पोटेंशियल है पाकिस्तानी ख़वातीन में जो कि चाहती हैं कि अपने लिए कुछ करें? अल्लाह का शुक्र, the response has been amazing. हम बड़ा खुश है. We have had not only response from the partners and trainers, but also the women themselves have said they've never learned so much. अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अवेयरनेस की भी हम अक्सर बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, दे आर माशाल्लाह स्किलफुल, दे हैव टैलेंट, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, हमें कहाँ से काउंसलिंग या कोचिंग मिलेगी, कि हमें पिच किस तरह तैयार करनी है अपने लिए और अपना काम शुरू करना है. उनके लिए आप किस तरह उनको अवेयरनेस भी दे रहे हैं? That's why we're on Bowl. ये awareness है, ठीक है, and बहुत शुक्रिया for ये awareness. See, key is हमारा औरत ख़वातीन इतना talent है, skills बहुत है, but what we do is we give upgrade training, international standard training, and connections. We had venture capitalists come and meet with them. We had people coach them on how to speak to venture capitalists. Okay. So it's all parts of the chain. यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, हाउ टू स्पीक, कैसे आपने कम्युनिकेट करना है, कैसे आपने अपने लिए काम को शुरू करना है, ये सब कुछ आप लोग सिखा रहे हैं. मुझे ये बताएगा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में ख़वातीन अपना काम तो शुरू करती हैं, लेकिन जिस तरह मर्द कामयाब हैं, मतलब हम देखते हैं कि रेशो बहुत कम है कि कुछ मर्दों के बिजनेस नहीं चलते या वो कामयाब नहीं होते, ख़वातीन का रेशो ज़्यादा क्यों है फेलियर का? ये वजह क्या है? Most businesses struggle and have failures. Even male businesses can go through failure. It's a lot of hard work, a lot of luck, and with women we also want to help them with the business side, the financial thinking. Very often with women they have the skills, the idea, the vision, but they don't have the accounts and the business side. अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो एक सोच है एक कल्चर को लेके भी पाकिस्तान में कि ख़वातीन को बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकती, ये इतनी अक्लमंद नहीं होती हैं, एक टिपिकल सोच है ना जो यहाँ पे ज़ाहिर है कि एक प्रिवेल करती है. मुझे ये बताएगा कि क्यों हम किसी बड़ी कंपनी की CEO ख़वातीन बहुत कम है, नहीं देखते? But it's increasing. हमेशा every day, every year, numbers increasing. Now we have women in much more in CEO positions. Then we have women in board positions. We have women in senior management positions and higher numbers than ever before in Pakistan. हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन ये जो रेशो है ये बढ़ रहा है, ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, सोच बदल रही है. अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी जिस तरह से यू गाइस आर फैसिलिटेटिंग दीज विमेन, सो आप लोगों को किसका मतलब हेल्प साथ में दरकार है? स्टेट बैंक आप लोगों के साथ है, इसके अलावा किस तरह आप लोग कोलैबोरेट करके अपने इस मिशन को आगे लेके चल रहे हैं? So if anyone wants to collaborate with us, please contact us. This year on March 2nd, 2024 will be the 15th Ladies Fun Awards for Women. So all the people who want to partner, gear us up, help us help more women, and let us know if you want to partner. ज़बरदस्त, यानी कि जो कोई इनके साथ मिलकर इस मिशन को आगे लेकर चलना चाहता है वो इनके साथ कोलैबोरेशन भी कर सकता है. ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी स्किल्स को जांचते हुए आपकी काउंसलिंग भी करेंगे और इसके साथ साथ आप इनके साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं. एंड कोलैबोरेशन कैसे करनी है ये भी बता दीजिएगा. Anything you want to do, training, in-kind, sponsorship, nominate women, send women. This Thursday we have UNDP coming from Islamabad to train on United Nations Sustainable Development Goals for women businesses in Pakistan. If you're a female watching and would like to attend, it's free, it's our gift to you. Please let us know. Contact us. But I want to say that this is so important what women are doing and the potential is unlimited.
ज़बरदस्त। तारा का ये बताना है जनाब कि पोटेंशियल ज़बरदस्त है और बड़ा इनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि ख़वातीन चाहती हैं कि इनके साथ मिलकर काम करें, अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। अच्छा तारा, मुझे थोड़ा सा इस बूट के हवाले से बताइएगा, इस बूट कैंप में ट्रेनिंग आप लोग किस तरह से दे रहे हैं, कोचिंग आपकी कैसे है, कितने डेज़ की होती है, उसके बाद क्या आप लोग इन्वेस्टर्स भी क्या तलाश करके देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को कि आप अपना काम आगे बढ़ाइए? So boot camp means concentrated, intense. So that was every day. Now we have regular trainings. Until the next boot camp, it's going to be like every week or every few weeks training. So it's very doable. But boot camps are very intense. And that's where we brought everyone together to help the women. ओके जनाब, ये वीकली बेसिस पर ये बूट कैंप जो हैं ये ख़वातीन को काउंसलिंग भी दे रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। तारा, मैं इस पर आपसे मज़ीद और भी बात करूँगी क्योंकि बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है। अभी जनाब मैं कुछ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की बात करूँगी जिसमें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों से मुतासर होकर लाहौर की 26 साला नायाब ने पुलिस सर्विसेज ज्वाइन कर ली है। पेशावर की तारीख में पहली खातून ASP नायाब को DSPO हयाताबाद तैनात किया गया। नायाब आज हमारी मेहमान भी हैं, हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं। नायाब, एक तो पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम आप कर रही हैं, मर्दाना वार काम आप कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मुझे बताइएगा कैसा महसूस कर रही हैं, कैसी हैं आपकी सर्विसेज, जॉब टफ है या फिर एक खातून के लिए ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मैडम, आई होप आप ठीक होंगी। मैडम सर्विसेज की अगर बात करें तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज इन पाकिस्तान। ये सर्विस बहुत अच्छी है और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए दो के परसेप्शन डिफरेंट है। लोगों को लगता है ऐसे है और हमारी जो यूथ है उसे लगता है ऐसे है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इट इज़ नॉट। अच्छा, लेकिन नायाब, पुलिस की जॉब वैसे ही देखते हुए लोग तो डरते हैं। अब आप पे खातून पुलिस है, खातून के एहतराम भी, इज़्ज़त भी है, लेकिन ये डर खौफ आपसे भी उतने ही डरते हैं जितना मर्दों से वो करते हैं। पुलिस वाला तो इधर उधर से थप्पड़ लगा देता है। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब खवातीन इस सर्विस को ज्वाइन करती हैं तो वो मर्दों से ज़्यादा फर्म होती हैं। पुलिसिंग में इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आप फिजिकल हो जाएं, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अपने डिसीजंस में फर्म हो और रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करें तो आप फर्म हो। तो जब आप जुबान से सख्त होते हैं तो फिर इस तरह की बातों की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। सही। अच्छा नायाब, मुझे ये बताइएगा कि हम ये भी देखते हैं कि जब कोई खातून स्पेशली अपने लिए कोई ऐसी जॉब सिलेक्ट करती है या फिर अपने लिए सोच ऐसी रखती है कि उसे किसी ऐसे महकमे में जाके सर्व करना है, तो पहले उसको मुआशरे की तरफ से काफ़ी एक ना नेगेटिव वाइब्स आती है कि तुम क्या कर रही हो, मर्दों में जाके बैठोगी, ये किस तरह का काम है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया? मैडम मैंने ऐसा कुछ फेस तो नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप वर्दी पहन लेते हैं तो आपके अंदर खुद ब खुद करेज आ जाता है कि अगर मुझे चैलेंजेस भी होंगे, मुझे मर्द एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब भी आई सर्विंग माय नेशन। और अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट हो, आपकी फैमिली सपोर्ट करे, आपके सीनियर सपोर्ट करें, जैसे IG खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, CCPO ने मुझ पर ट्रस्ट किया है कि मैं ऐसे कर सकती हूँ, तो आई एम डूइंग इट। सही। अच्छा नायाब, आपका ताल्लुक़ तो वैसे लाहौर से है और आप ASP हुई हैं, आपके बहुत से फील्ड में जा सकती थी, लेकिन ये पुलिस में आकर और वो भी पेशावर जैसे एक मुश्किल जगह पर और वो हयाताबाद, तो ये मुश्किल जगह और मुश्किल टास्क नहीं है? सर ये मुश्किल टास्क तो है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि समवन हैज टू मेक हिस्ट्री। तो कभी ना कभी तो किसी खातून को आना है, क्योंकि हमारे पास खवातीन डिफरेंस की तादाद बहुत ज़्यादा है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन जो एक बैरियर है हमारे दरमियान कम्युनिकेशन का, वो किसी भी तरह जो है ना वो फिल नहीं हो पा रहा। तो उसे फिल करने के लिए ज़रूरी है कि वुमेन जो है ना वो पुलिस को ज्वाइन करें। अच्छा मुझे ये बताएगा, आप कोशिश करेंगे नायाब इस ये बैरियर जो एक है ख़वातीन के लिए, इसको किस तरह कम किया जाए मुआशरे में, या फिर आपने अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन को इस हवाले से कोई प्लान आप रखती हैं कि आप उनकी काउंसलिंग करें या उनको समझाएं कि भी आप कुछ भी कर सकती हैं, कुछ मुश्किल नहीं है? मैडम मुझे इसमें इंपॉर्टेंट 3 स्टेक होल्डर्स नज़र आते हैं। उनमें से एक पुलिस है, दूसरा मीडिया है और तीसरा यूथ है, जिन्हें हम टीचर्स को शामिल करके इस कोलैबोरेटिव प्रोग्राम में हम एक बहुत पॉजिटिव इमेज दे सकते हैं। जब खवातीन को यही नहीं पता होगा, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि ये भी हमारे लिए एक करियर ऑप्शन हो सकता है और हमारी कितनी ज़रूरत है इस डिपार्टमेंट में, तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मैं कोलैबोरेटिव कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम इनिशिएट करूंगी विद द हेल्प ऑफ CCPO एंड SSP ऑपरेशंस, कि हम इसे आगे लेके चलें, जिसमें मीडिया जो है वो
बताए, लोगों को गाइड करें, अवेयरनेस दे, और हम खुद स्टूडेंट्स के साथ जाकर जो है ना वो इंटरेक्ट करें, उन्हें बताएं कि इस सर्विस को आपकी कितनी ज़रूरत है और आपके होने से आपके ऑनर में और हमारी नेशन के ऑनर में कितना इजाफा होगा। अच्छा, सिविल सर्विस की अगर हम बात करें तो आप की फैमिली में पहले भी कोई लोग थे, और पुलिस स्पेशली ज्वाइन करने का क्या सोचता? फॉरेन ऑफिस में हमने देखा बहुत ज़्यादा ख़वातीन उधर चली जाती, DMG इवन ग्रुप में हमने बहुत ज़्यादा असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर ख़वातीन देखी। आपकी फैमिली में पहले कोई पुलिस में था? अच्छा, मेरी फैमिली में पहले कोई भी पुलिस में नहीं था, और जी एक वजह भी थी कि मैं इसे ज्वाइन करूं। अच्छा नायाब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से आप माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से सर्व कर रही हैं, आप कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही है? कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको कुछ टफ टाइम मिला हो, कुछ आपको डिफ़िकल्टी हुई हो, या कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहें इस हवाले से? मैडम, अंडर ट्रेनिंग पीरियड जो है वो मेरा मानसेरा में गुजरा था। मानसेरा इज़ अ वेरी गुड प्लेस, लेकिन जो चैलेंजिंग है दैट इज़ पेशावर, और इससे पहले तो मेरी पोस्टिंग कहीं नहीं रही क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप लिया गया। मैं 49 CTP की हूँ, तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है ना वो पेशावर में हुई है। तो आई होप कि आई विल बी सर्विंग गुड। अगर ये क्वेश्चन आप मुझसे एक साल बाद पूछेंगे तो आई विल बी आंसरिंग इट इन अ वेरी गुड वे। तो इसका मतलब है कि अभी आपका स्टार्ट है, तो अभी आप सूबा बदर ही रहेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर आपकी जो है वो सर्विस रहेगी। एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है पुलिस के लिए भी, बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए भी। लेकिन नायाब, एक चीज़ जो है वो यहाँ पुलिसिंग में ख़ासतौर पर KP के कंपैरेटिव पंजाब के डिफरेंट है। यहाँ पे ख़वातीन के इश्यूज़ जो हैं उस तरह से पुलिस तक आना, थानों तक आना, क्या आपने प्लान किया है कि वुमेन पुलिसिंग को ज़्यादा मजबूत किया जाए? ख़वातीन अपने कोई इश्यूज़ हैं वो यहाँ लेकर आएँ ताकि उनको थोड़ा रिलैक्स हो। जैसे हम इस्लामाबाद में देखते हैं, इवन कराची में या लाहौर में, तो वहाँ वुमेन पुलिसिंग बेहतर हुई है, थाने भी बेहतर हुए हैं, लोगों का आना जाना बेहतर हुआ है। सर, पेशावर में ये भी है कि ख़वातीन जो हैं वो एक मर्द ऑफिसर से बात करते हुए बहुत ज़्यादा घबराती हैं और हेजिटेट करती हैं, लेकिन तो इसलिए उनके मसाइल जो है वो सप्रेस रह जाते हैं, वो अपने मसाइल बता नहीं पाती। कोशिश भी कर रहे हैं, तब भी कोई कल्चरल बैरियर जो है ना वो उनको किसी मर्द से बात नहीं करने देता। हरासमेंट के इशूज़ हैं, ब्लैकमेलिंग के इशूज़ हैं, बहुत सारे और भी इशूज़ हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप मेरी तरफ, मतलब मेरे सीनियर ने डिसाइड जो खैबर पख्तूनख्वा ने मुझे तैनात की है, इसी तरह मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं अपनी फोर्स में फीमेल कांस्टेबल्स को अपने साथ अटैच करूँ, वुमेन डेस्क बनाऊँ जहाँ पे वुमेन विक्टिम्स जो है ना वो वुमेन कांस्टेबल से अपनी बात आराम से कर सकें। तो इस तरह मुझे लगता है कि ग्रेजुअली ये चेंज जो है ना वो आ जाएगा। सही। अच्छा नायाब, थोड़ा सा ज़रा मैं चाहूँगी कि ज़रा आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी थोड़ी सी बात हो जाए। घर मैनेज करना कि आपके लिए इस जॉब के साथ मुश्किल होता है या फिर आप इजीली कर लेती हैं? और दूसरा, क्या आपने सोच रखा था कि आपने इसी तरह के किसी इदारे में जाके सर्व करना है, या फिर ये हादसाती तौर पर आप यहाँ आ गई? मैडम, मैंने तो 4 साल की उम्र से सोच रखा था कि मैंने पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन करना है, तो इसलिए ये हादसाती नहीं था। तब से सोच रखा था और इसी के लिए कोशिश की है, तो आज अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे पहुँचा दी है। जहाँ तक मैडम घर की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक खातून जो कि घर में कुकिंग करे और घर के सारे अफेयर्स भी सर अंजाम दे, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ऑपरेशनल पुलिसिंग करना। बिल्कुल, तो ऑपरेशनल पुलिसिंग के लिए जरूरी है क्योंकि 24 आवर्स बिल्कुल, और फैमिली के सपोर्ट के बगैर तो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल नायाब, थैंक यू सो मच एंड मोर पावर टू यू। ऐसे ही काम करती रहें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद रही, और बड़ी बात है जनाब कि इस तरह की जो है वो ज़बरदस्त किस्म की होती है कि ख़वातीन इस तरह से आए। और हमारे पास जो है वो आज ही प्रोग्राम में 2 ख़वातीन ऐसी हैं, एक तारा है और दूसरा हमारे पास नायाब थी। ज़बरदस्त लगा कि तारा, आपको कैसा फील हुआ विमेन पुलिस में अगर कोई है तो? फैंटास्टिक। हमारा एक लेडीज़ फन इवेंट 1 साल पहले विद SSU यूनिट where women police trained our girls, both ladies fun and हमारा educator girls, scholarship girls in self defense. वाओ, वेरी नाइस। इनके ख़वातीन को बाहिम्मत बनाने के लिए ना इन्होंने सेल्फ डिफेंस पे भी काम किया। चतारा, वन थिंग मोर, मुझे ये बताइएगा कि अभी सबसे उनके ये जो है ना लेडीज़ फंड बूट कैंप है, दैट मीन्स कि इसमें फ़ंड्स की इन्वॉल्वमेंट है, आप लोग इस हवाले से भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ख़वातीन को अगर फंड्स चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो स्टेट बैंक किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है, कैसे वो फंड्स ले सकती हैं स्टेट बैंक? सो स्टेट बैंक 2 स्कीम है, एक प्राइम मिनिस्टर्स यूथ स्कीम फॉर लोन्स एंड दूसरा भी ख़वातीन स्कीम, मीनिंग स्कीम फॉर लोन्स। एंड ये 2 स्कीम्स है, पाकिस्तान पॉलिसी है
then we partner with banks and women apply, we nominate women and the banks assess them and give loans through state bank schemes. आप जो नॉमिनेट करते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह की खवातीन को आप लोग नॉमिनेट करते हैं? बिजनेस है, not just idea but business शुरू हो गया, अच्छा business स्टार्ट कर लिया, yes starting, and then justification or reason क्यों लोन चाहिए, they have to explain why, and then what happens is they apply, we nominate them and banks assess that you know corruption नहीं है, सब बुक साफ है and they see potential, they give the loans up to 5 million rupees for 5 years. 5 million rupees. जो ख़वातीन होम वर्कर्स हैं, घर पर हैं, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट. So हम लेडीज फन एक प्रोग्राम है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस and it talks about you know which business, you know, do you cook food, do you start a business, a cleaning service, do you start crafts, whatever business. Then it talks about business ka naam, business ka logo. Later on you'll register, pay taxes, that's all secondary, but first naam, logo, then how to get business, sales, marketing. We help people make you know this social media JPEG for Instagram. Exactly. You know, and how to put your number because Khawaateen thoda mushkil hai putting their number in social media. Okay, Tara, finally I just want to ask you a short message precisely जो कि आप एक पाकिस्तानी खातून को देना चाहेंगी कि वो किस तरह लेडीज़ फन बूट कैंप को ज्वाइन करें और क्यों ज़रूरी है? जी, invest in yourself, believe in yourself, सब possible है, limits नहीं है, तुम्हारा dream है, come to us, we'll help you. Thank you so much. Invest in yourself. Thank you so much. तारा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तानी खवातीन को समझाया भी है और ये जो आपकी एफर्ट्स हैं ये ज़बरदस्त है, मार्वेलस. तो जनाब अभी हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. कीप वॉचिंग अस. आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है. मछली आज खाने का प्लान है मेरा ख्याल है मुदस्सिर. हाँ ये कैसे जी. ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद. ब्रेक में हम मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि आज जैसे ही हमने बात की कि आज 21 नवंबर है और आज की तारीख माही गिरों के लिए मुख्तस है, तो सर्च किए माही गिरों से मतलब ये है कि मछली का तो ख्याल आ जाता है ना, फौरन ख्याल. और माही गिरों के आलमी दिन पर सहरिश को सिर्फ मछली की बात याद आई है, लेकिन मछली नहीं और भी बड़े बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस बहुत बहुत मुमकिन तभी है जब माही गिरों के हवाले से चीज़ें बेहतरी हो. ये माही गिरों का दिन मनाया क्यों जाता है, इसकी अहमियत क्या, ये आपको बताएंगे. और दिन की मुनासबत से एक खुसूसी गेस्ट भी आपके हमारे साथ होंगे, आपके साथ होंगे. मैं कुछ टाइम पहले ना फिशरीज मार्केट गई भी थी. अच्छा. और मुदस्सिर वहाँ पे इतनी स्मेल थी कि आप जब वहाँ से घर आते हैं तो आपके कपड़ों में से भी स्मेल नहीं जाती, आपको चेंज करने पड़ते हैं. तो मुझे हैरत हो रही थी कि ये फिशरमैन्स या ये माही गिर ये इतना वक्त इस माहौल में गुजारते कैसे. देखिए आपके लिए वो काम कर रहे हैं ना, जो आपने मछली खानी है उसके लिए तो आज सलाम पेश करते हैं माही गिरों को भी कि वो इतना मुश्किल काम करते हैं. और इस मुश्किल काम में अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि कुछ वजूहात पे उनकी जान भी चली जाती है, कश्तियाँ भी तबाह होती हैं और ये सब चीज़ें जो है वो साथ साथ है. और पाकिस्तान में जहाँ ये पहुँचना चाहिए थी, जितनी बड़ी हमारे पास ये कोस्टल बेल्ट है, जितना ज़बरदस्त किस्म का सी है जो पूरे के पूरे 12 महीने में वो चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद शायद आज हम बहुत पीछे हैं. लेकिन आज हम माही गिरों के हवाले से बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं कोमल शब्बीर, मैरीन एक्सपर्ट हैं, और नीमा ने क्या कुछ किया है ये भी उनसे बात करेंगे. सबसे पहले तो ये दिन मनाने का क्या मकसद होता है माही गिरों का? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका कि इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा. और जब हम यहाँ पर बात करते हैं मेरीन फिशरीज़ की और वर्ल्ड फिशरीज़ डे की, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं. बेसिकली वर्ल्ड फिशरीज़ डे सेलिब्रेट करने का बेसिक रीज़न ये होता है कि इम्पॉर्टेंस या अहमियत उजागर करना जो हमारी फ़िशिंग कम्युनिटीज़ के लोग हैं और वहाँ पर जिस तरह के वो लोग काम कर रहे हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है और हम उनको किस तरीके से कौन से फ़वाइद मुहैया कर सकते हैं और उनको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हम दे सकते हैं. तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम वर्ल्ड फिशरीज़ डे में स्पेसिफिकली बात करते हैं. वैसे तो हम कौन से मौक़े और कौन से उनको मशवरे दे सकते हैं, उनको फैसिलिटेशन कैसे हो रही है?
अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि नीमा इसके हवाले से काम कर रहा है और जो हमारा अदारा है उसमें इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है JMICC के साथ मिलके, जिसमें जो मछेरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, उनको घोस्ट नेट्स जहाँ पर होती है। JMICC की एब्रिविएशन बता दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए। JMICC बेसिकली जो अदारा है वो नेवी के अंडर काम करता है और उनका डोमेन ही यही है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ वगैरह को वो अपलिफ्ट करवाना और ये तमाम चीज़ों को वो इंट्रोड्यूस करवाता है। तो हमारा जो नीमा है वो उसके साथ कोलैबोरेट करता है और दैन उसके बाद फिर हम उस पर जो है वर्क ऑन करते हैं। अच्छा, हमने जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है उसमें हम जो है वो GIS के साथ, GIS जो है वो हमारे पास उसमें ये होता है कि मैपिंग सिस्टम्स को हम मुख्तलिफ जो फिशरमैन हैं उनकी आसानी के लिए हमने ये किया है, रेड जोन्स मार्क किए हैं या ब्लू जोन्स मार्क किए हैं या ग्रीन जोन्स मार्क किए हैं कि कौन से जोन्स में हम फिशरमैन को ये बता सकते हैं कि आप जाकर वहाँ पर जाकर फिशिंग कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और इन एडिशन विद दैट हमने ये इसलिए भी बनाया है कि जो वेदर कंडीशंस होती हैं, वेदर फोरकास्ट को बिफोर जो आपके पास टाइमलाइन होती है उससे पहले वो उसको जज कर सकें और ताकि उस, जैसे कि इन्होंने बात की कि वहाँ जाकर उनकी जो कश्तियाँ होती हैं वो तबाह हो जाती हैं और उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उनसे बचा जा सके। अच्छा, इसमें कोमल एक चीज़ जो हम लोग अक्सर खबरों में सुनते हैं कि इतने माहीगीर जो हैं वो उस तरफ निकल गए, फिर वो जनाब उनकी कैद में है, उनको रिहा किया गया, फिर यहाँ भी आ जाते हैं। हाँ, इस हवाले से सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? बिल्कुल, इस हवाले से यही सेफ्टी मेजर्स हैं कि जब आप ऑलरेडी उनको एक लेजिस्लेशंस और उनको रूल्स का पता होगा, यानी कि हम अवेयरनेस सेशन उनको प्रोवाइड करते हैं नीमा के प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर मैं आपकी बात को इंक्लूड करके एक बात करना चाहूँगी। लास्ट वीक हमने अवेयरनेस सेशन किया है इब्राहिम हैदरी की तरफ। वहाँ पर फिशरमैन कम्युनिटी में हमने अवेयरनेस दिया, जो कि डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर हमने दिया। उनमें से एक यही था कि जो रीजन, जो रेगुलेशंस और लेजिस्लेशन जिन एरिया के अंदर हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए उनको हमें बताना। उन मछलियों को हमने आगाही दी कि किस तरफ आपको जाना चाहिए और किस तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, कौन से जोन्स में आपका जाना ममनू है या फिर आप जा सकते हैं। तो उससे हम ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं फिशरमैन के अंदर भी और आम लोगों के अंदर भी, ताकि वो जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक प्रॉपर तरीके से हम जो है वो मछलियों को डेवलपमेंट उनकी कर सकें और उनको आगाही दे सकें। अच्छा, एक चीज़ जो हम ये देखते हैं अमूमन फिशरमैन की अपनी जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ वो लोग रहते हैं वो बड़ी पुअर कंडीशन रहती है। पाकिस्तान में ये बड़ा एक प्रॉब्लम है एज़ कम्पेयर टू हम अगर बाकी कुछ कंट्रीज़ की बात करते हैं जो सी फूड बहुत प्रोवाइड करते हैं, वहाँ बहुत मुख्तलिफ है। इस हवाले से क्या स्कूल्स की, हेल्थ की, बाकी फैसिलिटीज उस तरह वो नहीं होता है, गैस नहीं होती उनके पास, इतने दिन वो ऐसे गुजारते हैं। अच्छा, मैं दोबारा उस बैक पे जाऊंगी अपने सेंटेंस में कि हमने जो अवेयरनेस सेशन किया था उसमें हमने पर्सनल हाइजीन की बात की थी और वहाँ पर जो उनके पास लैकिंग है फैसिलिटीज़ की, उसके हवाले से भी हम कोशिश ये कर रहे हैं। जो हमारा आज का सेमिनार है नीमा का, उसमें यही है कि कोलैबोरेशन जो है हम करवा रहे हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर से, फिशरमैन कम्युनिटीज़ की, ताकि जो भी उनके पास लैकिंग है, जैसे कि हमारे पास बिजली वहाँ पर नहीं है या बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास नरिश फूड नहीं होता, तो वो तमाम चीज़ें उनको स्टेक होल्डर्स के थ्रू मुहैया की जा सकें। ये हमारा अपने इदारे के थ्रू हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसमें बहुत जल्द कामयाब होंगे। अभी आपने पर्सनल हाइजीन की बात की, क्योंकि मैंने भी बताया ना कि मैं तो वहाँ गई थी और मैंने वहाँ जो हालात देखे हैं, आप यकीन कीजिए कि जो बोट्स हैं बिल्कुल उनके अंदर इतनी गंदगी है और जहाँ वो पार्क होती हैं वो तो खैर वो लगता ही नहीं कि समंदर का हिस्सा है, हालांकि इतना कीमती एहसास है हमारे लिए समंदर, उसकी सफाई का भी हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो क्या आप लोगों ने कोई रूल्स भी बनाए हुए हैं जी जो फॉलो करना जरूरी हो? बिल्कुल, हम जो है नीमा पॉलिसी मेकिंग पे भी काम करता है और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि नीमा की जब हम काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, हम प्रॉपर रिसर्च करके फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पर अपनी कंक्लूजन्स देते हैं, जो कि फ़र्दर आगे हाई कमांड को जाते हैं और वो फिर उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारी सोसाइटी के अंदर। और जो मेरीन पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली मेरीन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पर बहुत क्रिएट होता है, उनमें बहुत गंदगी भी होती है, कितना नुकसान होगा। और जो हमारे मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, ताकि किस तरीके से हमें रेगुलेशन करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को वहाँ पर नहीं डालना चाहिए, और हम इसी वजह से अवेयरनेस करते रहते हैं।
पहले भी हम करते रहे हैं, पिछले साल भी और भी हम कई दफ़ा करते, हमारी रिपोर्ट्स भी शाया होती हैं। अभी रिसेंटली हमारी मेरीन पोल्यूशन की रिपोर्ट भी जो है वो जा रही है, उसके हवाले से किस किस रीजन में कौन सी पोल्यूशन हमारी हम करते हैं और उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें नीमा का ये डोमेन है और हम इस पे काम करते रहेंगे। और अच्छा, एक चीज़ जो है वो हम देखते हैं कि हमारे जो मेथड है फिशर्स का हंटिंग का वो वैसा ही है। मैं आज से 20-22 साल पहले जो देखा है वो सेम वैसा लग रहा है। अब एज कम्पेयर टू हम देखते हैं कि बाकी जगह पर वो एडवांस हो रहे हैं। हमारे पास सोने जैसी मछलियां भी हम पत्थर के भाव बेच रहे होते हैं, ज़ाया कर देते हैं। और सी फूड की इतनी बड़ी मार्केट हमारे इर्द गिर्द है, उसके ऊपर क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान में भी रेवेन्यू जनरेट हो और इनके लिए भी आसानी हो, उस पर क्या प्लान है? उसके लिए यही है कि हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमें अपलिफ्ट करना होगा और उसके लिए हम स्टेक होल्डर से कंटिन्यूसली राब्ते में है कि किस तरीके से फिशरमैन को हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाएं, जिनमें से एक तो अभी मैंने एप्लीकेशन का जिक्र किया उसके थ्रू, ताकि उससे बहुत सारे हैजरियस कंडीशन से बचा जा सकेगा। उसके अलावा फ़िशिंग क्राफ्ट्स होते हैं, फ़िशिंग गेयर्स होते हैं, वो मॉडर्न फ़िशिंग गेयर्स की तरह हम चले जाएं ताकि उन फिशरमैन को जो पुराना रिवायती ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल फ़िशिंग मेथड से हम उनको आगे की तरफ ले जाएं। तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है। अभी हमारी एक और रिपोर्ट है, लाइसेंसिंग की रिपोर्ट है फ़िशिंग से रिलेटेड, तो उस पर भी हम काम करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिशरमैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। और उसमें हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, टेक्निक्स और मेथड्स हैं कि किस तरीके से आप APS सिस्टम है और बहुत सारे सिस्टम है कि उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। अवेयरनेस सेशन हम इसी वजह से करते रहते हैं। आप स्टेक बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी एक फील्ड है जिसमें हमने ये देखा कि बड़े इन्वेस्टर्स उस तरह से नहीं हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग चल रहे हैं वो नस्ल दर नस्ल तो उनका बड़ा बिजनेस है, लेकिन क्या इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आएँ और इसको बिजनेस को लेकर चलें? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर हम इसको सीरियसली कैटर करते हैं इस चीज़ को। और जैसे कि फ़िशिंग इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास फैसिलिटीज़ अगर हम मुहैया करेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल होंगी और हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनके लाइवलीहुड के लिए भी बहुत ज़्यादा ये एक्सक्लूसिव होगा और उनके लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास मौके मुहैया हो सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे स्टेक होल्डर्स की जो बिजनेसमैन्स हैं कि वो आएँ और इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करें इन टर्म्स ऑफ फिशरी सेक्टर, इन टर्म्स ऑफ एक्वाकल्चर सेक्टर, क्योंकि एक्वाकल्चर सेक्टर जो है हमारे पास जब आपकी प्रोडक्शन होती है, ब्रीडिंग होती है, हैचिंग होती है स्पीशीज़ की, तो फिर उसके बाद आप वो फिशरीज़ की तरफ हमारे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उन पे दबाव कम पड़ जाता है जब आप एक्वाकल्चर की तरफ जाते हैं और उन्हीं स्पीशीज़ को आप जो है वो कल्चर करें, उनकी हैचिंग करवाएं, उनकी ब्रीडिंग करवाएं, देन उसके बाद आप उसको अपनी मार्केट वैल्यू उससे आप रेस कर सकते हैं। रेवेन्यू जनरेट होता है, बाहर इतनी एक्सपोर्ट होती है, ज़बरदस्त जनाब ये मार्केट है और इसका ख्याल रखना समंदर का और हमारे माहीगीरों का ये बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह करे कि इस हवाले से मज़ीद इनिशिएटिव्स लिए जाएं कि बेहतरी के लिए काम होता रहे। थैंक यू सो मच कोमल फॉर योर टाइम। अब जनाब हमें आगे बढ़ना है, कुछ हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर बिलाल शम्स से, जिन्होंने जर्मनी EADV में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ अपने नाम किया है। तो यूरोपियन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी और मिनरोलॉजी कॉन्फ्रेंस में शोबा सेहत और अद्वियात में होने वाली जिद्दत के हवाले से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ अवार्ड याफ्ता डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बिलाल शम्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल, वेलकम टू आवर शो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको ये एजाज़ मिला है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस वेरी इम्पोर्टेंट मॉर्निंग शो। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा आपका जो है डर्मेटोलॉजिस्ट, फ़ौरन लोगों को ये याद आ जाता है, मुझे भी ये मसला है, मुझे भी ये इशू है। जब भी किसी डॉक्टर को देखते हैं तो वो सारी अपनी चीज़ें याद आ जाती हैं। सबसे पहले इस वक्त हम ये देखते हैं कि माहौलियात की आलूदगी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर कभी नंबर 1 पर हैं, कभी नंबर 2 पे हैं, कभी नंबर 3 में हैं। हमने तरक्की भी की है तो इसमें है, कैसे ख्याल रखना है सर? सबसे पहले तो ये बताइए। जी, आपका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है माहौलियात के हवाले से। और माहौलियात के हवाले से स्पेशली हम जब कहीं और से हो आते हैं और अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरों से, तो फिर शदीद एक तरह से आप यूँ कह लें कि हमें अफसोस भी होता है और फिर हम यही सोच रहे होते हैं
कि हमारी ये हालात हैं, तो फिर हमारी आने वाली नस्लें बेचारी वो कैसे इन हालात के साथ मुकाबला कर सकेंगे। जर्मनी से वापस आने के बाद ज्यादा एहसास डॉक्टर साहब हो रहा होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर बिलाल, मुझे ये बताएगा कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, तो इस कॉन्फ्रेंस में जब आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया तो किन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपने स्पेशली वहां पर हाईलाइट किया और रिस्पांस कैसा रहा? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो इवेंट है इसको कहते हैं यूरोपियन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड वेनरियोलॉजी। दुनिया में कुछ ही मेजर इवेंट्स होते हैं जिसमें से ये एक बड़ा इवेंट है। अच्छा। इसमें वैसे नाम तो यूरोपियन है, लेकिन दुनिया भर से इसमें माहिरीन आके अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। यहाँ पे जो डिस्कशंस हुई थी या होती रहती, वो जितनी भी इनोवेशंस हैं हमारी फील्ड में, चाहे वो कोर डर्मेटोलॉजी यानी जो डिजीज रिलेटेड सब्जेक्ट है स्किन का, उसके हवाले से हो, या फिर जो आजकल जो जिसकी एक क्रेज है जिसको आप कहते हैं एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी, जिसमें एंटी एजिंग पे काम हो रहा है। लोग खूबसूरत होना चाह रहे हैं, लोग उन इश्यूज से छुटकारा पाना चाह रहे हैं जिसमें से उनकी खूबसूरती मान पड़ती है, तो उस पे ज्यादा फोकस किया गया था। सही। तो आजकल ये एजिंग वाला जो फिनोमेना है डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये कोई ख़तरनाक तो नहीं है? एक अब सहरिश हैं, अब इन्होंने जवान रहना है, ऐसे ही रहना है जैसे हैं, तो ये खतरनाक नहीं होगा कि एज के साथ साथ अगर कोई बूढ़ा हो रहा है? मैं कोई रेटिनॉल सीरम नहीं यूज कर रही, मैं कोई हाइड्रोलॉनिक एसिड यूज नहीं कर रही, तो मेरे कहने का मकसद इसमें यूज करने में भी कोई इशू नहीं है। ये भी डॉक्टर साहब से जान लेते हैं ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब बताइएगा। जी सहरिश, आप डिफेंसिव ना हो, आपका भी हक है जैसे दूसरों का हक होता है। एग्जैक्टली यही हम चाह रहे थे। एजिंग जो है ना, इसको हम सबको जो है ना, हमें इसको फेस करना पड़ता है। बेसिकली हम एजिंग को रोक तो नहीं सकते, लेकिन स्लो डाउन कर सकते हैं काफी हद तक। और उसमें हमारे पास आजकल आपने सुना होगा ये व्हाइटनिंग इंजेक्शंस वगैरह का। व्हाइटनिंग इंजेक्शंस बेसिकली ये मोस्ट पोटेंट एंटी एजिंग ड्रग है, ग्लूटाथायोन। पूरी दुनिया में ये यूज हो रहा है एज अ एंटी एजिंग ड्रग, लेकिन हमारे यहाँ इसको व्हाइटनिंग के लिए यूज किया जा रहा है। सो व्हाइटनिंग, जब भी एजिंग की बात आएगी तो फिर ग्लूटाथायोन की बात आएगी, फिर विटामिन सी की बात आएगी, फिर बाकी चीज़ों की बात आएगी। और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कि जो लोग स्पेशली, एक तो ये जो आप डिवाइड करते हो ना एज वाइज अपने कैरियर को, आपको ये प्रॉब्लम तब तक नहीं आता जब तक आप पढ़ रहे होते हैं, जब तक आप अपना करियर बना रहे होते हैं। जब आप करियर की एक खास हद तक पहुंच जाते हैं, या फिर लाइफ में कुछ ऐसी इवेंट्स आ जाती हैं, किसी की शादी हो जाती है, फिर अपने आप को मेंटेन रखना, या स्पेशली कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें मॉडलिंग है, जिसमें टीवी एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, ये सब, इसमें अपने आप को मेंटेन रखना, एजिंग को फेस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन डॉक्टर बिलाल, कुछ लोग तो क्रेजीनेस की हद तक चले गए हैं ना आगे, कि वो सिर्फ मेंटेन रखने की हद तक नहीं रहे। मतलब अब तो कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई है कि सोशल मीडिया, आपको पता है, हर कोई उस पर एक्टिव है। बाकायदा हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स निकाल के औरतें कहती मुझे ऐसी ही शक्ल चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये चीज तो बड़ी डेंजरस है, ये नहीं होनी चाहिए। जी महविश, हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से दो एक्सट्रीम्स हैं। या तो एक बंदा अगर कॉन्शियस है तो वो ओवर कॉन्शियस है, या फिर कोई कॉन्शियस ही नहीं है। यानी हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनको स्किन कैंसर काफी सालों से चल रहा होता है फेस के ऊपर, और वो कहते हैं कि चूंकि पेन नहीं है, इचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, तो बॉदर ही नहीं करते, और वो एडवांस स्टेज तक वो बात चली जाती है। तो हमारी सोसाइटी में ये दोनों एक्सट्रीम्स मौजूद हैं। अच्छा, मुझे दोनों तरह का एक चीज जिस पर बड़ा खास है बात करना, बल्कि दो चीजें हैं। नंबर वन तो ये कि एक तो ये हमारे यहाँ जगह जगह स्टैटिक क्लिनिक्स खुल गए हैं। लोग ये भी नहीं देख रहे कि इस डॉक्टर के पास कोई सर्टिफिकेशन है या फिर एक प्रॉपर डॉक्टर है भी या नहीं। तरह तरह के फेशियल्स हो रहे हैं, हाइड्रा फेशियल, तो फलाना फेशियल, तो मैनुअल फेशियल, पता नहीं कौन कौन से फेशियल्स चल रहे हैं। जरा थोड़ा सा गाइड करें पाकिस्तानी अवाम को कि उन्हें क्या जाकर देखना है, सर्टिफिकेशन देखनी है, डॉक्टर के पास क्या होना चाहिए। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल रेस किया। इसमें हम जब मैं बात करता हूँ हम, इट मीन्स वी हु रिप्रेजेंट पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसमें हमारे मेंटोर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिसमें वाइस चांसलर्स हैं, वो लोग जो पॉलिसी मेकिंग में जो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं,
वो लोग शामिल हैं। सो फॉर्चुनेटली आई एम एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट। हमने ये चीज़ फील की है कि ऐसे ऑथेंटिक वर्कशॉप्स, ऐसे ऑथेंटिक कोर्सेज होने चाहिए जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से रिकग्नाइज्ड हों। जब वो करें लोग तो फिर वो जाके सर्व करें पब्लिक में। स्पेशली इसमें एक स्टेप लिया जा रहा है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वो पीएमडीसी के साथ रिकग्निशन की उस प्रोसेस में ऑलमोस्ट पहुंच चुका है कि वो एक 1 ईयर का जो एस्थेटिक्स है उसमें एक डिप्लोमा अरेंज करवा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंटरनेशनल जो ट्रेनर्स या टीचर्स हैं वो शामिल किए गए। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इस पे काम हो जाएगा और काफी हद तक हुआ हुआ है। मेरी तरफ से मुदस्सिर से पहले आखिरी बात है जो मैंने पूछनी, फिर मुदस्सिर आपके हवाले। बस मुझे ये बता दें कि आजकल एक चीज़ और जो मैंने बहुत कॉमन देखी है, मुझे पता नहीं क्यों उससे डर लगता है, आप बेहतर बता सकते हैं कि ठीक है या नहीं। एस्थेटिक सर्जन्स ने अब कॉकटेल ड्रिप्स लगानी शुरू कर दी हैं जो कि एनर्जी बूस्टर्स हैं स्किन पे ग्लो के लिए। ये कितनी फायदेमंद नहीं, या फिर ये एक बस पैसे कमाने का एक सिस्टम है जो चल रहा है? सरिश, बदकिस्मती से ये स्लिमिंग ड्रिप्स, ये वाइटनिंग कॉकटेल्स और ये सारी चीज़ें ये बुकिश चीज़ें नहीं है, लेकिन प्रमोट होती हैं। लोग अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए भी करते हैं। जब आपको कोई विटामिन डिफिशिएंसी हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके अलामात होते हैं। हर विटामिन जितना इम्पोर्टेंट होता है, जितनी उसकी नीड होती है, टॉक्सिसिटी भी उतनी ही खतरनाक है। यानी कि किसी भी विटामिन का इस्तेमाल ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से न कोई टेस्ट कराया जाता है, न उसके साइन सिम्टम्स देखे जाते हैं और लगाए जा रहे हैं। ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, इसकी हम बिल्कुल भी मतलब हम इसको प्रमोट करने को गलत समझते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, ये तो हम बात करें नॉर्मली हर बंदा जो है वो लोशन वोशन इस्तेमाल कर लो ठीक हो जाएगा। अब इसके साथ कुछ एरियाज़ में, जैसे स्पेशली आप कोयटा में अगर हैं तो वहाँ की सर्दी और तरह की है, इस्लामाबाद पंजाब में और तरह से रिएक्ट करते हैं सर्दी का। ये अब क्या करना है? इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना है कि मेरी जिल्द फट रही है, मेरी ये सिचुएशन हो रही है, करना क्या चाहिए? क्योंकि हम तो पैनाडोल खा के भी बुखार अपना ठीक करने वाली कौम है, तो इस छोटे से अमल के लिए हम कैसे डॉक्टरों के पास जाएं? बहुत अच्छा सवाल है। और सर्दियों के मौसम में अमूमन हमें बुलाया जाता है इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए कि वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि सर्दियों से फ्लेयर अप होते हैं, यानी कि कौन से मसाइल है और क्या एक आम आदमी कैसे अपना ख्याल रखे। तो एक जनरल रूल है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर अपने आप का मेंटेन करना, चाहे वो इनडोर हो या आउटडोर हो, ये बेहतर रहेगा। अब एनर्जी क्राइसिस में ये भी मेंटेन करना एक बहुत बड़ा इशू है। एक ज़रूरी सवाल और एक अजीब बात मैं आपको बताऊं जो कि जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। हमारे पास बच्चे लाए जाते हैं, छोटे बच्चे, न्यूनेट्स, जो 1 साल या 1 साल से भी कम या उसी मतलब जिनको माएँ इतना गर्म रखती हैं सर्दियों में कि उन पे सर्दियों में गर्मी दाने निकल आते हैं। सो ये भी एक अजीब हमें देखने को मिलता है। सर्दियों में बहुत सारे इश्यूज डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू गर्मियों के। और कोयटा तो हाई एल्टीट्यूड पे, यहाँ पे वैसे भी सर्दियाँ ज़्यादा एक्सट्रीम पे होती है, तो अपने आप को गर्म रखना, एक सर्दियों से बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बीमारियाँ स्पेशली एक्जिमा वगैरह ये फ्लेयर अप कर जाती हैं। स्पेशली बच्चों में एटोपिक डर्मेटाइटिस ये फ्लेयर अप होता है। सर्दियों का एक और इशू जो जिसमें हाथ पैर ठंडे होके नीले पड़ जाते हैं, उसकी उंगलियां, जिसको हम चिल ब्लेन कहते हैं। सही। इसमें मरीज जो है ना वो एक अपने आप को वो इस इशू को समझता नहीं और वो उसको ठंडे पानी में रखता है इस दर्द से बचने के लिए, वो और इशू को बढ़ा देता है। कुछ खवातीन हीटर के सामने बैठ जाती हैं और अपना जिल्द पका लेती हैं। अच्छा, वैसे डॉक्टर बिलाल एक बात है, वैसे आप बच्चों की भी बात कर रहे हैं, खवातीन की भी, और मैं जरा चाहूंगी उन खवातीन की भी बात करें जिनको चेहरे पर रगड़ा लगवाने का बड़ा शौक होता है कि मसाज करो, पूरा घंटा करो, मैं तुम्हें पैसे जितने कहोगे दूंगी, और मुंह लाल हो जाता है बकायदा स्किन जो है वो उससे डैमेज होती है। ये कितना डेंजरस है? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। हमारे पास जब मसाज तो खैर आप नहीं कह सकते, मैं फेशियल की बात करूंगा, हाइड्रा फेशियल वगैरह, उसमें खवातीन का ये सवाल होता है, डॉक्टर साहब कितनी देर का होगा? जब आप उनको बताते हैं कि ऑलमोस्ट कोई 10 to 15 मिनट्स की थी, अच्छा इसमें ये तो मैंने देखा है, ये तो बड़ा लंबा होता है। अब वो इतने लंबे ड्यूरेशन की डिमांड कर रही होती हैं
कि आपकी जो आप वाली बात है कि वो इतना रगड़ा लगवाने की कि वो फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की बात है। अगर वो 10 से 15 मिनट का होगा तो वो तो कहेंगे ये डॉक्टर ही ठीक नहीं है, ये तो सही नहीं कर रहे हैं, ये एक मामला, टाइम नहीं लगा रहे, पैसे कम है, सर्विसेज जो है ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको दावत देंगे इंशाल्लाह फिर से, तो हम बात करेंगे कि सर्दियां जब आ रही हैं उसमें ख्याल कैसे करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल आपका। और आज बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का सैरिश प्रोग्राम हो गया है। बिल्कुल जनाब, और मुझे और मुदस्सिर को इजाज़त दीजिए। मुदस्सिर आप भी कोई फेशियल वेशियल का सोचें, सर्दियाँ आ गई हैं, कोई मॉइस्चराइज करें स्किन को, तो हमारी बातें तो चलती रहेंगी। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।